HTML एक इंतहाई पॉपुलर लैंग्वेज है और इट इज़ एन आइडियल लैंग्वेज टू स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आज आप जितने भी ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, वो सारी HTML और CSS रेंडर्ड होती हैं। तो एक इंतहाई पॉपुलर और सस्टेनेबल लैंग्वेज है। इट्स बिन ओवर हेयर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। हम इस कोर्स के अंदर HTML और CSS के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। HTML में हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और CSS को हम उसके साथ इंटीग्रेट करके उसके एस्थेटिक सेंस, उसके कलर्स, उसकी जो ओवरऑल फील ऑफ द वेबसाइट है, उसको डेवलप करना सीखेंगे। हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि HTML की बेसिक टैगिंग कैसे होती है, उसका प्रोग्रामिंग फ़्लो क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है उसका, HTML की हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। हम HTML के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और उसके फॉर्म्स, टेबल्स, डिव्स कैसे बनती हैं वो देखेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि HTML क्या क्या कर सकती है, और उसके अलावा आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, आप किस चीज़ के केपेबल हो जाएंगे जब आप इस कोर्स को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये बेसिक कोर्स है, इसमें आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए प्रोग्रामिंग की। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर की, तो दिस कोर्स इज़ आइडियल फॉर यू। HTML की बेसिक्स के अंदर हमने डिस्कस करना है HTML का स्ट्रक्चर, उसके टैग्स क्या होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके अंदर कंटेंट कैसे डेवलप किया जाता है, HTML और CSS की इंटीग्रेशन कैसे होती है, और एक बेसिक वेबसाइट हम इस पूरे कोर्स के अंदर डेवलप करेंगे। HTML की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो टिम बर्नर्स ने अर्ली 90s के अंदर ये लैंग्वेज डेवलप की थी और 91 में ये पब्लिकली अवेलेबल हुई थी। उसके बाद HTML एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस के थ्रू गुजरी है, जिसमें इसमें बहुत एवोल्यूशन आई है। ओवरऑल इसमें मल्टीपल वर्जन्स इंटीग्रेट किए गए। HTML लेट 90s के अंदर XHTML में कन्वर्ट की गई, जिसके अंदर इसमें डायनामिक प्लेटफॉर्म्स ऐड किए, जैसे XML थी। इसकी फंक्शनैलिटी को मज़ीद एनहांस किया गया। आज हम जिस HTML को जानते हैं वो HTML5 है, और 2009 के अंदर ये कमर्शलाइज हुई आम पब्लिक के लिए। और हम इस कोर्स के अंदर जिस लैंग्वेज में डेवलपमेंट करेंगे और इवेंचुअली एक वेबसाइट बनाएंगे, वो HTML5 होगी। किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आपको उसका एक टूल सेट चाहिए होता है, उसके एक एडिटिंग टूल्स होते हैं। HTML इस लिहाज से बहुत बेहतर लैंग्वेज है कि इसके लिए कोई आपको बहुत एडवांस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर किट नहीं चाहिए होती। आप एक बेसिक नोटपैड के अंदर भी इसको शुरू कर सकते हैं। लोग अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी जो कंफर्ट है ऑफ प्रोग्रामिंग, उसके हिसाब से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबलाइम टेक्स्ट एक बड़ा पॉपुलर है। और अगर आपने थोड़ा सा एडवांस जाना है तो विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। मैं पर्सनली नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करता हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि ये कोर्स सारा नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ही पढ़ाऊँ, और मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी डिप्लॉयमेंट भी सिखाऊंगा। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने के लिए अपने पीसी में आप सिंपल उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस गूगल कर लें। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी notepad++.org। आप उस पर क्लिक करें। आपने उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। हमारे केस के अंदर ये 8.1.91 है। मेरे केस के अंदर मैं विंडोज़ 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ। अगर 32 बिट यूज़ करें आप 32 बिट का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें। अगर आप 64 कर रहे हैं, विच आई एम अज्यूमिंग अगर आप Core i3 i5 या i7 में हैं, तो ये सारे मेजॉरिटी 64 बिट आर्किटेक्चर पे हैं। मतलब आप अपनी विंडोज़ से डबल चेक कर लीजिएगा। आप इस इंस्टॉलर का डाउनलोड करेंगे। हार्डली 4 MB का सॉफ्टवेयर है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होता है, आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करना है जैसे आप कोई भी विंडोज़ की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के वक्त ही आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, इंग्लिश पे आप ओके कर दें। सिंपल सेटअप है, नेक्स्ट, एग्री। मैं क्योंकि अपने सारे सॉफ्टवेयर सेकेंडरी ड्राइव में इंस्टॉल करता हूँ, विंडोज़ वाली में नहीं करता। डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर लें, इंस्टॉल करें, सॉफ्टवेयर इंस्टेंटली इंस्टॉल हो जाएगा। रन कर लें, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें, और ये इसकी इनिशियल वेलकम लॉग आ गया है। चेंज लॉग उन्होंने बेसिकली दिखाया कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। इरेलीवेंट है, बेशक क्रॉस कर दें। ये सॉफ्टवेयर का बेसिक लेआउट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंतहाई सिंपल है। एक एडवांस नोटपैड है जिसमें मल्टीपल टूल्स आ रहे हैं। अभी आप बिल्कुल भी ओवरवेलम ना हो इसको देख के। आपको इसकी बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, और जैसे जैसे अभी हम इस कोर्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ये इसके जितने भी बेसिक टूल्स जो हमें चाहिए होंगे वो मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊँगा।
नेचुरली जब आप HTML के बेसिक कोर्स के अंदर आए हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि HTML क्या क्या कर सकती है आपके लिए। सबसे पहले तो मैंने एक बेसिक HTML का कोर्स इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये रिलेटिवली एक आसान लैंग्वेज है, और क्योंकि अगर आप एक एस्पायरिंग प्रोग्रामर हैं और आप डेवलपमेंट फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो HTML एक आइडियल लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए। और HTML कैपेबल है आपकी बेसिक वेबसाइट से लेके एडवांस वेबसाइट्स तक, और आप जितनी भी अपनी वेब डेवलपमेंट देखते हैं उसमें HTML का कोई ना कोई रोल लाजमी होता है। तो एक तो डेफिनेटली ये आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आपको हेल्प करेगी, आपका एक एज अ डेवलपर करियर इस्टेब्लिश हो जाएगा। आप फ्रीलांसिंग करके वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, और इवेंचुअली अगर आपकी क्लाइंटेल बढ़ती है तो आप एक एजेंसी की तरफ, एक सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ भी जा सकते हैं। HTML उसकी पहली सीढ़ी है। यकीनन इसके अंदर फिर आगे जाके PHP या ASP.NET, फिर आपके पास डेटाबेस लैंग्वेजेस में MySQL आती हैं, बट वो एडवांस कोर्सेज हैं। आप बेसिक HTML के बाद डेफिनेटली इस काबिल लाजमी हो जाते हैं कि आप सिंपल वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स के लिए डेवलप करके एक फ्रीलांसिंग करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। HTML वेबसाइट्स के अलावा एक एडवांस गेमिंग लैंग्वेज भी है। आप बहुत सी गेम्स इंटरनेट पे खेल रहे होते हैं, वो HTML के अंदर डेवलप हुई होती हैं। HTML उनकी फाउंडेशन होती है। यकीनन उसमें जावास्क्रिप्ट और मज़ीद एडवांस लैंग्वेजेस भी इंटीग्रेटेड होती हैं, बट वो स्टार्ट HTML से ही हो रही होती हैं। तो HTML आपको वेबसाइट से लेके गेम डेवलपमेंट तक आपका करियर स्टार्ट कराता है। HTML का बेसिक ये वाला कोर्स करने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, आप किस चीज़ के लिए इक्विप हो जाएंगे। आपकी बेसिकली एक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगी कोडिंग की। अगर HTML का कोर्स आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं और आप हमारे साथ इस कोर्स के अंदर एक वेबसाइट भी डेवलप कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह से इक्विप हो जाएंगे कि आप बेसिक वेबसाइट्स आप डेवलप कर सकें। क्लाइंट्स के लिए आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकेंगे। आप बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाएंगे जिसमें होम पेज होगा, हेडर फुटर, बैनर, अबाउट अस का पेज, सर्विसिंग का पेज। क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर ये पूरी वेबसाइट एक डेवलप करेंगे, और आप नेचुरली जब वो सारा प्रोसेस सीख जाएंगे तो आपके लिए उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करना, उसको चेंजेस करना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट इसके बाद एडवांस स्किल्स आएंगे जिसमें नेचुरली हमारे एडवांस कोर्सेज होंगे। आप बिल्ड अपॉन करेंगे अपने बेसिक स्किल के ऊपर और अपने स्किल को मज़ीद एडवांस करेंगे। आपका एक फ्रीलांसिंग करियर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जब आप इस कोर्स के बाद आप अपने आप को मार्केट करेंगे फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, तो आप अच्छे बेसिक प्रोजेक्ट्स उठा सकेंगे जो एक रीज़नेबल इनकम आपके लिए जनरेट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना HTML का बेसिक कोर्स। जैसे कि आपको अब तक आप अपने बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप कर चुके हुए हैं, आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया हुआ है, हम अपने विंडोज़ मशीन के अंदर हैं। HTML स्टार्ट होगी एक ब्लैंक कैनवस के साथ। एक बिल्कुल हम स्क्रैच से कोडिंग करना शुरू करेंगे, और मैं टाइम टू टाइम आपको बताता जाऊंगा कि हर टैग का क्या मतलब है। और हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि HTML का कोड जिस भी फाइल के अंदर हम लिखेंगे उसको हमने किस नाम से सेव करना है, और उसके बाद हम उसमें कोड अपना ऐड करते करते उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करेंगे। सबसे पहले HTML का एक कोर लेआउट होता है जिसको पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, और ये सारा कुछ HTML टैग के अंदर इंक्लोज होता है। हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस इस वक्त सामने ओपन है और हमारे सामने न्यू वन के नाम से फ़ाइल आ रही है। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम फाइल में जाके सेव एज़ करके हम डेस्कटॉप ही यूज़ कर लेते हैं। इसको इंडेक्स का नाम दे दें, और इंडेक्स का नाम देके इसको एज एन HTML फाइल सेव कर लें। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो हम एज एन HTML फाइल इसको सेव करेंगे। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये फाइल एज एन index.html हमारे पास सेव हो गई है। अब जो भी हम इसमें चेंजेस करेंगे हम इसको साथ साथ सेव करते जाएंगे। मीनवाइल अगर हम इस फाइल को साथ साथ ओपन भी कर लें अपने डेस्कटॉप पे, तो ये हमारा डेस्कटॉप है। इंडेक्स की फाइल जो भी सेव की है अभी 0 बाइट्स है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्रोम के अंदर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी फ़ाइल। अभी क्योंकि ये फ़ाइल ब्लैंक आ रही है उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसमें भी कोई कोड नहीं लिखा। अभी जो भी मैं इसमें टाइप करूँगा, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं सेव के लिए Ctrl+S का बटन एज अ शॉर्टकट यूज़ करूँगा, बट आप जब इसको फ्लॉपी को रेड देखेंगे इसका मतलब है कि ये भी सेव नहीं हुई हुई फाइल और इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। तो इसको सेव, बट मैं ड्यूरिंग द कोर्स में ऑफ दिस वीडियो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं Ctrl+S ही यूज़ करूँ।
जब आप ब्राउज़र पे आते हैं वापस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो ये आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, विच नेचुरली मीन्स कि अब जो भी हम कोड यहाँ लिख रहे हैं वो हमारा ब्राउज़र उसको रीड करके यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो हमारे फायरफॉक्स के अंदर या क्रोम के अंदर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो नज़र आएगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। HTML स्टार्ट होगी विद द बेसिक HTML टैग्स, जो आपके लिए आप इसको बेसिकली याद ही कर लें कि हमने सबसे पहले बताना होता है किसी भी ब्राउज़र को कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। हम उसको सिंपल बताएंगे कि इट्स अ डॉक टाइप HTML। अब आप देखें जिस तरह हम एक एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आप सबलाइम यूज़ कर रहे होंगे या नोटपैड प्लस प्लस हमारे केस के अंदर, या आप विजुअल यूज़ कर रहे होंगे, तो ये आपको टेक्स्ट प्रेडिक्टर मिल रहा होता है साथ ही। ये आपको बहुत हेल्प करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको पहले ही पता चल जाता है, आपको एरर्स का पता चल जाता है, ओवरऑल डिफ्स का आइडिया हो जाता है। HTML में जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं इस साइन से लेसन, तो हम ग्रेटर देन के साइन से उसको क्लोज भी करते हैं। हमारी पहली लाइन ब्राउज़र को ये बताएगी कि ये HTML की डॉक्यूमेंट टाइप है। वैसे अगर आप ये ना भी लिखें ब्राउज़र को फिर भी पता चल जाता है विद द एक्सटेंशन, बट ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि हम इसको लाजमी लिखें। हमारा सबसे पहला टैग HTML का होगा, इसको इस तरह से क्लोज करेंगे, बट इस टैग की एक और क्लोजिंग टैग भी होगा जो हम थोड़ी सी स्पेसेस दे के स्लैश के साथ HTML दोबारा लिखेंगे, और आप देखें वो ऊपर उसने बता दिया कि ये जो क्लोजिंग टैग आप कर रहे हैं ये इसका ओपनिंग टैग ये है, उसने कनेक्ट कर दिया दोनों को, और आप ये साइन दे के इसको बंद कर देंगे। अब आपकी जो भी HTML कोडिंग होगी वो इस टैग के अंदर होगी, सारी कोडिंग। ये भी बात याद रखिएगा कि HTML के अंदर आप जितनी मर्जी स्पेसेस दें, जितने मर्जी लाइन ब्रेक्स करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्राउज़र इवेंचुअली इन एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा लाइंस को रीड नहीं करता। बट ये ज़रूर है कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप बैकएंड में ये आपको बहुत हेल्पफुल करते हैं, स्पेसेस, ये इंडेंटेशंस, ये टैब्स, ये आपको हेल्प करते हैं। HTML के अंदर हमारे दो मेजर सेगमेंट होंगे। एक होगा हेड। अगेन जैसे आपने टैग लिखा आपने उस टैग का क्लोजिंग भी साथ ही बना लेना है, और बाद में उस टैग में स्पेस दे दें कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स आने हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टैग होगा बॉडी का, और अगेन जैसे ही बॉडी लिखा तो साथ ही बॉडी का टैग हमने क्लोज भी कर दिया, और इसके अंदर जो भी हमारा कोड आएगा वो भी हम इवेंचुअली डिस्कस करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हेड के अंदर क्या चीज़ आती है, बॉडी के अंदर क्या चीज़ आती है। अब मैं अपने क्रोम ब्राउज़र के को ओपन करने लगा हूँ जहाँ पे हमारी इंडेक्स की फ़ाइल थी। इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने उसको सेव नहीं किया, फ़ाइल को सेव कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अब इस फाइल के अंदर अभी तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ब्राउज़र डिस्प्ले करे। हेड के अंदर जो कुछ भी है उसका ताल्लुक़ होता है आपके इस पार्ट के साथ। ये जो आपका टाइटल है या आपका जो यहाँ पे छोटा सा आइकन आ रहा है इससे ताल्लुक़ होता है, या और भी मल्टीपल स्क्रिप्ट्स इसमें ऐड होंगी, हम CSS को कनेक्ट करेंगे, उसका ताल्लुक़ होता है हेड के साथ। हेड के अंदर जो भी चीज़ें आप डालेंगे वो ब्राउज़र की मेन बॉडी के अंदर आपको नहीं शो होगी। जो कुछ भी बॉडी के अंदर आएगा वो सारा कुछ आपको मेन वेबसाइट के अंदर शो होगा। तो ये इनका एक डिफरेंस है दोनों का। हेड के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे टाइटल ऑफ द वेबसाइट। हमारे पास जो टाइटल है उसका अगेन टैग हमने ओपन किया, टाइटल का टैग पहले क्लोज किया। ये प्रैक्टिस आपने अपनी लाजमी रखनी है, टैग ओपन क्लोज की। और हमारे पास HTML बेसिक कोर्स हमने लिखा, हमने इसको कंट्रोल S दबा के मैं सेव कर रहा हूँ, और मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा, इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ देखें HTML बेसिक कोर्स मेरा टाइटल आ गया। अब अगर यही चीज़ HTML बेसिक कोर्स मैं कॉपी करके मैं बॉडी के अंदर अगर पेस्ट करूँ, अगेन सेव करूँ, मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, रिफ़्रेश करूँ, तो वो यहाँ लिखा आएगा मेरी मेन ब्राउज़र की बॉडी के अंदर जो मेन वेबसाइट होगी, और यहाँ पे ये सारी डेवलपमेंट होगी। अब हमारे पास बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको अब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसमें कितने टैग्स हम डालेंगे, हमारी अब कंप्लीट डेवलपमेंट कोशिश ये होगी कि मैं आपको सारे टैग्स समझाऊँ, पैराग्राफ क्या है, स्टाइलिंग क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, इन द नेक्स्ट कोर्स। अब जैसे कि हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर अब रेडी है, और अब हम टैग्स पर डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, स्पैन्स बनाए जाते हैं, इनके ओपनिंग टैग्स, इनके क्लोजिंग टैग्स, क्या क्या ऑप्शंस हम उनके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे हमने बेसिकली यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है HTML बेसिक कोर्स का, हम इसको एज ए हेडिंग बनाना चाहते हैं।
HTML के अंदर हेडिंग टैग्स H1 से शुरू होते हैं और आप जैसा देख रहे हैं कोड प्रेडिक्टर में हमारे पास सामने लिखा भी आ रहा है कि H2, 3, 4 से लेकर 6 तक हमारे पास हेडिंग टैग्स आते हैं। इसमें H1 का साइज़ ऑफ द फॉन्ट सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे आप 2 से लेकर 6 तक जाते हैं तो आपका फॉन्ट साइज़ छोटा होता जाता है। इसको दिखाने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं कि हम H1 का टैग ओपन कर रहे हैं, H1 का टैग क्लोज कर रहे हैं। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं अपने इसी कोड को और इधर पेस्ट कर लेते हैं और हम सिर्फ 1 को 2 कर देते हैं और इसी तरह 3 कर लेते हैं और अब इसको सेव कर लेते हैं। जो हमारा ब्राउज़र है जिसमें ये इंडेक्स फाइल हमने सेव की हुई है, जैसा हमको पता है ये ब्राउज़र में यहाँ पे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया था, अब उसको सेव किया, हमने नया कोड ऐड किया बॉडी के अंदर, विच मीन्स कि इसमें नए एलिमेंट्स आएंगे। हम इसको रीलोड करते हैं तो आपके सामने ये हेडिंग 1 आ गई है, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अगेन आप जैसा देख रहे हैं कि टैग्स HTML के अंदर नहीं डिस्प्ले होते। जो उन टैग्स की फंक्शनैलिटी है, जो हम उनसे फ़ीचर लेना चाहते हैं फॉर आवर कंटेंट, वो डिस्प्ले होता है सिर्फ। ये ज़रूर है कि अगर आप किसी भी पेज का सोर्स कोड देखेंगे, ये एक एडिशनल मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ब्राउज़र पर राइट क्लिक करके पेज का सोर्स कोड देखेंगे तो आपका जो बैकएंड पे कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो क्योंकि HTML एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, HTML जो बैकएंड पे कोड आप लिखते हैं वो फ्रंट एंड पे हर एक को विजिबल होता है। तो इसमें कोई उस तरह से प्राइवेसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि एक सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है। वो अगेन ये वो बातें हैं जो हम एडवांस कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ अगर आपने कोड देखना है तो आप इजीली व्यू सोर्स में जाके देख सकते हैं। हम अब क्योंकि इस कोर्स के अंदर एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको प्रॉपरली एज अ वेबसाइट लेके चलें। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं और हेडिंग से शुरू करते हैं, वेलकम टू माय होम पेज। हमारे पास जो दूसरा बेसिक टैग होता है वो P का होता है। P मीन्स पैराग्राफ। अगेन आपने जब भी टैग स्टार्ट करना है तो आपने टैग को क्लोज लाजमी करना है और उसके बाद टैग के अंदर कंटेंट को ऐड करना है। दिस इज़ द अबाउट अस पैराग्राफ। अब अगेन इसको हम सेव करेंगे, हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक बेहतर लेआउट आ गया है कि किस तरह हेडिंग को हमने थोड़ा सा बड़ा शो किया है और उसके बाद हमने पैराग्राफ किया है। जब हम यहाँ पे लेट्स से हमने अगली लाइन में जाना है तो उसके भी 2-3 तरीके हैं। हम या तो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और टैग ओपन करें और लाइन ब्रेक का टैग करें। अब HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे हैं जो सिंगल टैग यूज़ होंगे, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। जिस तरह लाइन ब्रेक का टैग क्लोजिंग ये नहीं होगा, ये गलत अप्रोच होगी। इसका ये मतलब होगा कि एक्चुअली ये 2 दफ़ा लाइन ब्रेक करेगा। लाइन ब्रेक का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन के अंदर कर्सर चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। लेट से यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको सेव किया और मैं ब्राउज़र पे आके अपने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे डबल लाइंस आ गई हैं, डबल एंटर। बेसिकली जैसे वर्ड के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो आप एंटर दबाते हैं अगली लाइन में जाने के लिए, दोबारा एक और एंटर दबाते हैं एक ब्लैंक लाइन देने के लिए। तो BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक। अब अगर मैं एक टैग को हटा दूंगा, फिर सेव करके अपने ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करूंगा तो ये एक नंबर ऊपर चला गया, जो ब्लैंक लाइन थी वो एलिमिनेट हो गई है। तो कुछ टैग्स ऐसे होंगे जो एक बार यूज़ होंगे, जिसमें एक BR एक अच्छी एग्जांपल है, एक HR अच्छी एग्जांपल है। HR इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लाइन ब्रेक के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर देगी। तो ये भी अलॉन्ग द वे आपको याद होते जाएंगे। 90% टैग ज़ाहिर है वही हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लाजमी होगा। बहुत कम टैग्स हैं जो सिंगल यूज़ में आते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमने अगला पैराग्राफ शुरू कर लेते हैं। और अगर हम एक पैराग्राफ शुरू करते हैं तो जो पैराग्राफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगली लाइन में होता है। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक टैग नहीं दिया। अगर अब मैं लाइन ब्रेक टैग दूंगा, सेव करूंगा और इसमें रिफ़्रेश करूंगा तो ये एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन आएगी, क्योंकि पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन और क्लोज़ करते हैं तो वो अपने आगे एक लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली दे देता है। हमारे पास बेसिकली अब 2 लाइंस आ गई हैं और अभी फ़िलहाल हम इसको मज़ीद देख लेते हैं, बाकी टैग्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कुछ बोल्ड के टैग्स हैं, कुछ
इटैलिक के हैं, अंडरलाइन के हैं। जैसे लेट्स से अगर हम इस HTML के टैग को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम सिंपल एक बी का टैग ओपन करेंगे और इसी तरह बी का टैग क्लोज कर देंगे। CSS में अगर हम इटैलिक करना चाहते हैं, जिससे स्लांटिंग होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज़ करते हैं आपको आइडिया होगा, और आप इसको क्लोज करते हैं तो ये अब हमारा HTML का जो वर्ड हमने लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा। CSS का जो हमने जो वर्ड लिखा हुआ है ये इटैलिक हो जाएगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिसाइज हो गया। इसी तरह अंडरलाइन करना है तो यू का टैग है, और भी मल्टीपल तरीके हैं CSS, HTML और CSS के अंदर। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऐड हो जाएंगी और एक काम करने के बहुत से तरीके होंगे हमारे पास। टैग्स के अंदर क्योंकि अभी हम टैग्स ही डिस्कस कर रहे हैं, मेन हमारा काम ये होगा कि हम मैक्सिमम टैग्स अभी इस कोर्स में, इस लेक्चर में कवर कर लें। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग देख लें, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देख लें। जिस तरह भी हमने हेडिंग दी है, हमने पैराग्राफ दिया है, और हमने अपने पैराग्राफ के अंदर कुछ बज़ वर्ड्स को बोल्ड कर दिया है, कुछ को इटैलिसाइज कर दिया है। इसके अलावा हम इनको कलर्स दे सकते हैं, हम मज़ीद इनकी फ़ॉन्ट साइजेस चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हम हर इंडिविजुअल टैग को उसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं। उस स्टाइल को देने के लिए हम बेसिकली उस जहाँ पे हमने उस टैग को ओपन किया होता है वहाँ पे हम स्टाइल ऐड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कोड प्रेडिक्टर मुझे बता रहा है, और इक्वल टू करके डबल कोटेशन मार्क, ये इसका एक सिंटैक्स है, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। और फिर इसके अंदर हम इसके डिफरेंट टैग्स दे सकते हैं। स्टाइल के अंदर जिस तरह हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर इसमें कोलन ऐड होगा, और अच्छा हम इसको रेड कर देते हैं। आप इसको हेक्स कोड भी कोई दे सकते हैं, कलर का नाम भी लिख सकते हैं। अब इसको सेव करेंगे, जब हम ब्राउज़र में जाएंगे अपने तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये लाइन हमारी रेड हो गई है। हम इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि लेट से इसको हम ग्रे कर देते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि इस तरह HTML के अंदर भी हमने बोल्ड का टैग ऐड किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम इसका भी कलर सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। क्योंकि CSS को भी हमने एक टैग दिया हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर भी स्टाइल का टैग ऐड करके उसको एक मज़ीद डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। लेट्स से इसका भी अगर हम कलर चेंज करते हैं, बल्कि इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर लेट्स से ऑरेंज कर देते हैं। इसको सेव कर दें, इसको रिफ़्रेश करें तो अब ये पूरी लाइन आपके सामने ग्रे आ गई है। उसके अंदर जो HTML का बोल्ड टैग था उसको हमने रेड कर दिया है, और उसके आगे जो हमारे पास CSS का इटैलिक टैग था उसको हमने बैकग्राउंड ऑरेंज कर दिया है। तो ये डिफरेंट स्टाइलिंग हम इसके अंदर अपनी टेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अगेन जो स्टाइलिंग हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हज़ारों की तादाद में टैग्स हैं। आप इसमें अंडरलाइंस, स्ट्राइक थ्रू, कलर्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, फ़ॉन्ट साइजेस हैं, फ़ॉन्ट के, और स्टाइलिंग है। ये जैसे जैसे भी हम कोर्स में आगे जाएंगे हम ये साथ साथ सीखते जाएंगे, बट इनके बेसिकली लिस्ट्स भी आती है। ये एक्चुअली हम CSS कर रहे हैं, इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं, और हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही CSS को यूज़ करते हुए फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग कर रहे हैं अपने कंटेंट की। अभी जब हम आगे चलते हैं तो हम एक लाइन ब्रेक, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक दे रहे हैं। इसको सेव करके एक दफ़ा इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इसको रिफ़्रेश किया मैंने तो एक लाइन आ गई। हम अब अपने होम पेज से ऊपर एक बेसिक नेविगेशन डिज़ाइन करते हैं। बेसिक नेविगेशन के लिए मैं इसको एक डिव का टैग दे रहा हूँ। डिव एक कंटेनर आप समझ लें, आइडियली आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डिव के अंदर होगी। अब डिव के अंदर हमने नेविगेशन बनानी है। नेविगेशन हमारी होम होगी, फिर उसके बाद हमारे पास अबाउट अस का पेज होगा, फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। अभी अगर मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में लिखूंगा तो ये एक ही लाइन में सारे इस तरह से लिखे आ रहे हैं, बट मैंने इनको प्रॉपर लिंक्स बनाना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। बट अभी सिर्फ मैंने एक अपना लेआउट डिज़ाइन कर लिया है कि मेरा टॉप पे मेन्यू है, उसके बाद मैं चाहूँगा कि बैनर ऐड कर लूँ, और फिर मेरी वेबसाइट की बेसिक डिस्क्रिप्शन है। अब इससे पहले कि हम मज़ीद आगे अपनी प्रोग्रामिंग को बढ़ाएं, मैं एक चीज़ ज़रूर चाहता हूँ कि आपसे डिस्कस कर लूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, कोडिंग के अंदर कमेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप जब अपना कोड लिख रहे होते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर ऐसे कमेंट्स चाहिए होते हैं जो एज ए डेवलपर आप दोबारा जब अपने कोड को रिविज़िट करें तो आपको पता हो कि मैंने कौन सा लेआउट या कौन सी डिव मैंने क्यों बनाई थी, और आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपने कोड को पढ़ते हुए उन कमेंट्स को ढूंढ के। अब लेट्स से मैंने ये जो डिव बनाई थी आपके सामने,
मुझे पता है कि ये मेरी नेविगेशन है, तो मैं नेचुरली इसको लेबल भी करना चाहूँगा कि मेरी नेविगेशन है, बट मैं ये बात बाहर अपनी पब्लिक को नहीं बताना चाहता। जब मेरी वेबसाइट को मैं सेव करता हूँ और मैं उसमें ब्राउज़र में जाता हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि नेविगेशन वहाँ लिखा है। जैसे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नेविगेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये मेरे लिए, सिर्फ मेरे कोड के लिए। तो इसके लिए कमेंटिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको HTML के अंदर इस तरह से किया जाता है कि आप एक लेस देन का साइन डालते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, और आप देख रहे हैं कि सारी स्क्रीन इस वक्त आगे जो रिमाइंडर कोड है वो ग्रीन हो गया, विच मीन्स कि यहाँ से लेके आगे तक जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करता, ये मेरा सारा कोड कमेंट हो गया। कमेंट आउट का मतलब ये है कि ये मुझे कोडिंग के अंदर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर तो नज़र आएगा, बट ये ब्राउज़र के अंदर नज़र नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे इसको डबल डैश, डबल हाइफन डाल के, ग्रेटर देन का साइन डाल के इसको सेव कर देता हूँ, तो ये ग्रीन पोर्शन सिर्फ अब मुझे नज़र आएगा। जब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, मैंने उसको सेव किया है, मैं इसको रीलोड करता हूँ जब, तो वो नेविगेशन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ से मेरी नेविगेशन का कोड स्टार्ट हो रहा है, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरा नेविगेशन का कोड एंड हो रहा है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो मेरे कोड के अंदर मुझे कहीं नज़र नहीं आएगा। हाँ, व्यू सोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, और मैं चाहूँगा कि आपकी रेगुलर हैबिट हो कमेंटिंग करना अपने कोड को, क्योंकि एक तो जब आप अपना कोड किसी को आगे पास ऑन करते हैं तो उसके लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये ज़ाहिर ऐसा कलर भी डिफरेंट है और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ से मेरी नेविगेशन स्टार्ट हो रही है। हम इसी को दोबारा यहाँ पे मेंशन करते हैं, मेन वेबसाइट, और यहाँ पे कमेंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से मेन वेबसाइट मेरी स्टार्ट हो रही है, इसे कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें, और यहाँ पे मेरी मेन वेबसाइट एंड हो रही है। हमारा अभी वेबसाइट का जो पूरा लेआउट है, हेडर, मेन बॉडी वेबसाइट की, और उसके बाद उसका फुटर, ये मैं भी आपको इवेंचुअली आगे बताऊंगा अगले लेक्चर्स के अंदर कि उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। बट कमेंटिंग वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, और मैं चाहूँगा कि इसकी आप प्रैक्टिस डे 1 से करें, और डे 1 से अपने जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है उसके अंदर कमेंटिंग को लाजमी ऐड करें। अब हम बात करेंगे अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग करने के लिए, उसमें कलर्स, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, इस तरह की चीज़ें हम ऐड करेंगे, और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में मतलब बटन्स, मज़ीद टैग्स, मज़ीद डिव्स को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम वेबसाइट के टॉप से शुरू करते हैं, और हमारी यकीनन जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, और जैसा भी हमने आपको इमेज डालना वेबसाइट में नहीं सिखाया, बट हम एक प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे, जैसा मैं भी आपके सामने करता हूँ कि यहाँ पे मैं लोगो लिख रहा हूँ। अब लोगो यहाँ पे एक्चुअली तो एक इमेज होना चाहिए, और हमने लोगो को भी ऐड करना है एक डिव के अंदर, और डिव का क्लोजिंग टैग। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्लेस होल्डर। मैं इसको ब्रैकेट में आपके लिए फ़िलहाल लिख भी देता हूँ कि एज अ प्लेस होल्डर यूज़ हो रहा है। इसको सेव करेंगे, और जब भी हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो अभी ये हमें नज़र आएगा, बट हम इसको फॉर द टाइमिंग ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें, ताकि अपने लिए पता हो कि हमने यहाँ पे लोगो ऐड करना है टॉप ऑफ द वेबसाइट के ऊपर। कलर्स के लिए मैं एक वेबसाइट आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, ये उसका लिंक है, colors.co, COOLORS.co। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्थेटिकली प्लीजिंग कलर पैलेट्स मिलेंगे। आप जनरेट भी कर सकते हैं कलर्स, या जो ट्रेंड कर रहे हैं कलर्स हम उनको देख लेते हैं। हम इस वक्त ट्रेंडिंग पैलेट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में कलर्स मिलेंगे, और ये इनके हेक्स कोड्स हैं। बेसिकली जो आप देख रहे हैं ना, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, इसको हेक्स कोड कहते हैं। ये कलर को डिफाइन करता है। आप कलर का नाम भी लिख सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ग्रे, टील, टर्कवाइज, बट आइडियल ये होता है कि आप जो भी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका कलर पैलेट आपके पास डिफाइंड हो, और नेचुरली वो कंपनी के लोगों के साथ होता है। हम अगर अपनी कंपनी की बात करें आउटलायर्स की, तो आउटलायर्स का एक ज़ाहिर है पर्पल ब्लू शेड है, और हम अपनी वेबसाइट को कोशिश करते हैं कि उसी शेड के अंदर डिज़ाइन करें। हमारे पास वो पर्पल ब्लू शेड यहाँ पे आ रहा है, और इसमें हज़ारों आ रहे होंगे। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, कोई भी आप, अगर मैं लेट्स से वॉयलेट सर्च ही कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एग्जैक्टली अपना ही पैलेट आ जाए। तो ये हमारे पास जब वो पैलेट आ गया, ये वाला जो हमारा कलर है, हम इसी कलर को लेट्स से सेलेक्ट कर लेते हैं। जब मैं इस कलर पर क्लिक करूँगा तो आप कॉपीड देख रहे हैं, तो एक्चुअली वो उसका हेक्स कोड कॉपी हो जाएगा आपके पास। जब आप अपने कोड एडिटर के अंदर जाएंगे और आप इसको पेस्ट करेंगे, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने ऐड करनी है, आपने हैश शुरू में ऐड कर देना है ताकि ये पूरा कलर कोड बन जाए। अब इसको स्टार्ट करते हैं।
लेट्स से ये हमारा लोगो है। अभी हम इस पे कोई मज़ीद काम नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये कि हमने इस लोगो की जगह पे एक प्रॉपर इमेज ऐड करना है जो हमारा एक्चुअल लोगो है। हम नेविगेशन से स्टार्ट लेते हैं। अगेन नेविगेशन में हम स्टाइल का टैग ऐड करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी नेविगेशन के इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ जाए, तो उसके लिए बॉर्डर का टैग, अगेन प्रिडिक्टर हमें बता रहा है कि बॉर्डर के स्पेलिंग क्या होंगे, वो किस तरह से लिखा जाएगा, कोलन। बॉर्डर के अंदर हमने 3 चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। एक, बॉर्डर का साइज़ क्या होगा, वो कितना थिक होगा, 1 px 2 px 3 पिक्सल्स। दूसरा, वो बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा। और फाइनली उसका कलर क्या होगा। यहाँ पे आप रेड भी लिख सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर, बट क्योंकि हमने एक हेक्स कोड यहाँ से कॉपी किया है अभी, हम उसी को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे वो थीम के साथ भी जा रहा है। ये वाला मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैंने Ctrl+V दबाया, इसको पेस्ट कर लिया है और सिर्फ इससे पहले एक हैश का ऐड करना ज़रूरी है ताकि ऐसे ही कलर रिकग्नाइज हो सके। अब जब हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है, हम उसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ गया है। एक्सक्यूज मी। ये बॉर्डर जो है उसी कलर का आया जो कलर मैंने वहाँ डिफ़ाइन किया है। हम इस कलर को थोड़ा मज़ीद लाइट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क था, मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर जाके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। और अब जब मैं अपने कोड को रिफ़्रेश करूँगा तो वो स्लाइटली लाइटर टोन ऑफ कलर आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मेन्यू का टैग है, इसके अंदर हम इसको सेंट्रल लाइन करना चाहते हैं। अब हमारे पास स्टाइल के अंदर हमने एक स्टाइल डिफ़ाइन की है विच इज़ बॉर्डर। हम इसके अंदर जब मज़ीद स्टाइल्स ऐड करेंगे तो हमें सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ेगा। हम सेमी कॉलन डालेंगे और अब हम उसे बताएंगे कि हम इसके जो टेक्स्ट अलाइन है, अब वो भी कोड प्रेडिक्टर ने आपको ऑटोमेटिकली बता दिया कि टेक्स्ट अलाइन इस तरह से लिखा जाएगा कि टेक्स्ट हाइफन अलाइन। आप एंटर दबाएंगे, कोलन, और ज़ाहिर है सेंटर, लेफ़्ट या राइट आप कर सकते हैं, आप सेंटर कर लेंगे इसको। आप इसको सेव करेंगे, अगेन अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये सेंट्रली अलाइन हो जाएगा। अब इसकी मज़ीद स्टाइलिंग हम तब करेंगे जब हम इनको लिंक्स से देंगे। लिंक्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि होम पे क्लिक करें तो वो होम पे जाए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट के पेज पे जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो वो कॉन्टैक्ट के पेज पे जाए। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हम चाहते हैं कि ये बहुत क्लोज्ड बॉर्डर्स हैं, बिल्कुल टच कर रहा है, हम इसमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं। उसके लिए अगेन हम एक और स्टाइल ऐड करें तो हम कोलन ऐड करेंगे। उसके बाद हम पैडिंग में जाएंगे और हम इसको लेट से 10x की पैडिंग दे देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें गैप आ गया। 10x की पैडिंग का मतलब ये है कि ये हर तरफ से 10x की इसको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, टॉप से, लेफ़्ट से, बॉटम से और राइट से। क्योंकि ये सेंट्रली अलाइंड है तो जो भी हम ब्राउज़र को रीसाइज करेंगे तो ये सेंट्रली ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। अगर हम इसको लेफ़्ट करते तो इसने लेफ़्ट अलाइन हो जाना था। उसके अलावा हमारे पास जो नेविगेशन है वो तो आगे हम मज़ीद जो कलर्स वाला पार्ट है उसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरा जो वेबसाइट का मेन फीचर है इसको भी अब मैं एक डिव में कंटेन करता हूँ। एचआर को नीचे ले जाते हैं और जो मैंने हेडिंग दी है, पैराग्राफ्स दिए हैं, इसको मैं एक डिव में कंटेन कर लेता हूँ। और ये आइडियल प्रैक्टिस है, आपने हर चीज़ को डिव में कंटेन करना है, हर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिव में कंटेन करना लाजमी है। स्टाइल, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर अगेन मैं अपनी कलर्स वाली वेबसाइट पे जाऊँगा, मेरे पास ये वाला पैलेट आ रहा है जो मेरे लोगों के साथ जा रहा है बिल्कुल, तो मैं इसमें सबसे लाइटेस्ट टोन का कलर कॉपी कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर रहा हूँ। Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया। इससे पहले हैश का मैं बटन लाजमी डालूँ तो कैसे हेक्स कलर वो रिकग्नाइज हो जाए। सेव करूँगा इसको मैं और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको ये नज़र आ गया कि उसने एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर ले लिया। ये बैकग्राउंड कलर मैं ज़ाहिर है कोई भी ऐड कर सकता था। इसके बाद हमारे पास जितने भी आगे एलिमेंट्स आएंगे हम उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनको बॉर्डर्स दे सकते हैं, बॉर्डर्स की मज़ीद एस्थेटिक अपील बेहतर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी वेबसाइट की डिमांड क्या है। अभी ये याद रखिएगा कि मैं आपको सिर्फ टैग्स समझा रहा हूँ और टैग्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हम भी वेबसाइट का लेआउट ज़ीरो से दोबारा बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को एक प्रॉपर एस्थेटिक फील देंगे। अब हम अपने कोर्स के एक सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन पे आ रहे हैं। जैसा आपको पता है कि ये HTML प्लस CSS का बेसिक कोर्स है, तो अब हम अपनी HTML के साथ अपनी CSS को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी CSS यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, जिसको आप स्टाइल के टैग के थ्रू यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा एस्थेटिकली बेहतर करते जा रहे हैं। लेकिन नेचुरली ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। ये बेसिक चीज़ों के लिए तो ठीक है,
कि अभी हम क्योंकि सारा सीख रहे हैं, हम इनलाइन CSS कर रहे हैं। जिस तरह आपको पता है हमने एक index.html की फ़ाइल बनाई, हम एक CSS की भी फ़ाइल बनाएंगे जो हम अपनी index.html फ़ाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हमारी जो सारी स्टाइलिंग है जो अभी आपने देखी है, जो हमने यहाँ पे की है डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के अंदर, हमने किसी को बैकग्राउंड ग्रे किया है, हमने कहीं पे एलिमेंट्स को बोल्ड किया है, रेड किया है, उनको बैकग्राउंड को ऑरेंज किया है। ये सब चीज़ें हम उस नई फाइल के अंदर करेंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी HTML फाइल के साथ, जो कि एक सही मेथड है काम करने का। उसके लिए हम सिंपल फाइल में जाके एक नई फाइल बनाएंगे, एक ब्लैंक फाइल है। उसके बाद हम इस फाइल को सेव एज करेंगे। इसका नाम हम रख रहे हैं style.css एक्चुअली, बट उसकी एक्सटेंशन आपने यहाँ से ढूंढनी है। CSS का मतलब होता है कास्केड स्टाइल शीट्स, तो आप उसमें देख लीजिए कास्केड के अंदर होगा ये कहीं ना कहीं, कास्केड स्टाइल शीट्स फाइल। इसको करें और यहाँ पे सेव कर दें। जब आप अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये आपके पास एक फाइल उसके साथ ही सेव हो गई है, जहाँ पे हमने index.html सेव की हुई थी, उसके साथ style.css आ गई है। अब इसके हेड में जाके हम CSS की फाइल को इसके साथ लिंक करेंगे। ये जो सारे सिंटैक्सेस हैं, ये कोड्स हैं, ये आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसको याद करें या इसको कोई रट्टा लगाएं। इसको हमेशा जब भी आपको कोई चीज़ भूल जाए आप इसको गूगल कर सकते हैं, और मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी ओवरऑल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर कोशिश करूँ कि हर चीज़ आपके साथ गूगल करूँ ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बने। CSS हेड HTML अगर आप लिखें और आगे आप इसका बेशक लिंक लिखते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं W3 स्कूल्स का कोड आप निकाल लें, या आपको टैग नज़र भी आ गया कि CSS को आपने लिंक कैसे करना है। ये लिखा हुआ कोड है, आप इसको याद करना चाहें कर लें, बट अगेन प्रोग्रामिंग के अंदर एक अपनी ऐसी प्रैक्टिस रखें कि आपको चीज़ें सर्च करने की आदत हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। हर चीज़ का रट्टा लगाना मकसद नहीं होता, क्योंकि इसमें हज़ारों की तादाद में डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप सारे याद नहीं रख सकते, बट आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। हम एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो जो लिंक है उसकी टाइप स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट का मतलब है कि वो CSS की एक फ़ाइल है। href का मतलब होता है कि उसका जो लिंक है, ये हम आगे जाके जब लिंक्स बनाएंगे हम उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कि उसका जो लिंक है वो उसके साथ ही जो फाइल पड़ी हुई है वो style.css है। हमने अपनी फाइल का नाम style.css रखा है। अगर हमने ये उसके साथ किसी और फोल्डर में डाला होता तो हम यहाँ पे फोल्डर का नाम मेंशन करते हैं। वैसे फोल्डर में डालना, एक प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर बनाना, वो एक बेहतर प्रैक्टिस है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि इस फाइल को यहीं सेव करते हैं, style.css को भी बंद करते हैं, इंडेक्स को भी बंद करते हैं, और जो हमारी ये सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ना, इसकी एक प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम बना लेते हैं। राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसको लेट से वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, और इसमें हम अपनी सारी फाइल्स डाल देते हैं। ये लोगो है, ये भी हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे, और ये सारी फाइल्स मैं ड्रैग करके इसमें लेके जा रहा हूँ। वेबसाइट के अंदर मेरे पास जो इंडेक्स की फ़ाइल है जिसमें हम अभी काम कर रहे थे, सारा कोड लिखा है। स्टाइल की फ़ाइल है जो अभी हमने नई बनाई है। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे CSS के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं जिसमें हम स्टाइल की फ़ाइल को डाल दें। इसका मकसद ये होता है, ये प्रॉपर फाइलिंग मेथड है, क्योंकि इवेंचुअली आपकी CSS मल्टीपल फाइल्स होंगी, कोई एक फ़ाइल नहीं होगी। आपकी थीम्स बनेंगी, आपके डिफरेंट कलर्स बनेंगे, आप लेआउट की CSS को अलग करेंगे, कलर्स के CSS को अलग करेंगे, तो नेचुरली आपको फिर एक फ़ोल्डर चाहिए होगा उसके लिए। फिर आपको इमेजेस का भी फ़ोल्डर चाहिए होगा, क्योंकि आपके इमेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि सारा मीडिया हम इमेजेस के अंदर ही डालें, और इंडेक्स की फ़ाइल मेन रूट फोल्डर में ही रिजाइड करेगी। अब हमारे इनका एक फ़ोल्डर बन चुका है। हम एक दफ़ा दोबारा इन सारी फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, एडिट विद नोटपैड++। एग्जैक्टली वही फाइल ओपन हो गई है। मैं उसके बाद जाके एक दफ़ा CSS वाली फ़ाइल को भी ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ ताकि हमारे साथ यहाँ पे ओपन हो जाए। अब जिस तरह आपको याद है कि हमने ये लिंक यूज़ किया था, उसको बताया था कि एक स्टाइल शीट होगी, और हमने उसको पाथ दे दिया था कि ये फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। ये रिलेटिव पाथ होता है। जैसे index.html हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, अब उसके साथ एक CSS का फोल्डर है जिसके अंदर style.css है। तो अब हम अपने कोड के अंदर सिर्फ एक CSS/ ऐड कर देंगे ताकि उसको पता हो कि जहाँ भी index.html है वहाँ पे CSS के फोल्डर के अंदर style.css का फोल्डर है जहाँ पे उसने स्टाइल्स को लोकेट करना है। अब हम style.css के अंदर अपनी बेसिक CSS को स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टाइलिंग, वेबसाइट का फॉन्ट क्या होगा,
वेबसाइट की ओवरऑल अभी क्लासेस क्या हैं, आईडी क्या है, मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ। हम सबसे पहले शुरू करेंगे बॉडी टैग से। नॉर्मली HTML या बॉडी टैग से शुरू होता है, और जो CSS का सिंटैक्स होता है वो ऐसे ही होता है कि बॉडी जो मेन इसका डिफ़ॉल्ट टैग है, जिस तरह H1 है, H2 है, P है, स्पैन है, div है, ये डिफ़ॉल्ट टैग्स हैं HTML लैंग्वेज के जो CSS यूज़ करता है जिनको। तो आपने ओपन पेरेंथेसिस, क्लोज पेरेंथेसिस, बीच में आप एंटर कर दें और यहाँ पे आप CSS लिखेंगे। मैं आपको एक मिसाल देने के लिए अब एक इसमें कोड लिख रहा हूँ। लेट्स से हम बैकग्राउंड कलर हम बॉडी का कहते हैं कि हम डार्क ब्लैक करना चाहते हैं, कोलन से हम एंड करेंगे इसको हम सेव करेंगे। अब आप इंडेक्स के फोल्डर पर अगर देखें तो ये बॉडी का टैग है जिसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट कोड होगी। क्योंकि लिंक लगा हुआ है ऑलरेडी CSS का, तो ये CSS को ऑटोमेटिकली उठा लेगा। हम अगर अपने HTML और इंडेक्स को दोबारा ओपन करें, अब क्योंकि ये पुरानी वाली ओपन हुई है, ये इस वक्त नहीं खुलेगी क्योंकि ये डेस्कटॉप पे फाइल हमने चेंज कर दी है, तो इसलिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो हम दोबारा अपने index.html फाइल को ब्राउज़र में खोल लेते हैं ताकि हमारे पास लेटेस्ट आ जाए। जिस तरह अभी आपने देखा था कि कोड के अंदर मैंने style.css के अंदर बॉडी के टैग के अंदर बैकग्राउंड को डार्क ब्लैक डिफाइन किया था, तो आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी डार्क ब्लैक हो गई है। उसमें लेट्स से अगर हम इसको ग्रे कर लें और इसको रिफ़्रेश करें तो वो ग्रे टोन हो गया। अगर हम इसको रेड कलर देंगे, रिफ़्रेश करेंगे, वो रेड हो जाएगा। तो फॉर दिस एग्जांपल मैं लाइट ग्रे टोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। बॉडी का जो हमारा टैग है वो एक डिफ़ॉल्ट टैग है, ये बात मैं आपको इसमें लिख देता हूँ। जिस तरह H1 का टैग है वो एक डिफ़ॉल्ट टैग है, P का जो टैग है वो एक डिफ़ॉल्ट टैग होता है। इसी तरह A का टैग है या div का टैग है वो एक डिफ़ॉल्ट टैग होता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होगा कि जिस तरह एक टैग है H1 है या एक टैग है P है, हमारे केसेस में हम P को 2 मरतबा यूज़ कर रहे हैं, एक यहाँ पे एज अ फर्स्ट पैराग्राफ, एक सेकंड पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से हम यही चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का जो कलर है वो डिफरेंट हो, सेकंड का डिफरेंट हो, बट हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि जब हम P का कलर चेंज करते हैं, लेट्स से हम P के कलर को अगर ब्लू करते हैं, कोलन से हम एंड करते हैं और P के कलर को हम करते हैं ब्लू, तो ये ब्लू हो जाता है। और मैं ये बाय द वे मैं पुरानी जो स्टाइलिंग है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है फॉर दिस एग्जांपल। तो हमारा जितने भी P के टैग्स हैं वो सारे ब्लू हो जाएंगे। मैं अगर कोई इसके बाद कोई नया P का टैग भी ऐड करता हूँ, ओपन क्लोज टैग, और उसके अंदर मैं कोई नया टेक्स्ट लिखता हूँ, सेव करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो भी ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जितने हम डिफ़ॉल्ट टैग्स यूज़ करते जाएंगे और हमारे से 100-150 पैराग्राफ्स हैं, तो सबका कलर, सबके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेम होंगे। लेट्स से ये तो एक एट्रीब्यूट है ना ब्लू, इसको करना। लेट्स से हम अपनी स्टाइलिंग के अंदर इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड का जो एट्रीब्यूट होता है वो फॉन्ट वेट हम बोल्ड लिखते हैं। उसके अलावा लेट्स से हम उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसको फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, 24 का अगर लेट्स से फॉन्ट साइज़ दे रहे हैं, इसको मैंने सेव किया है और मैं वापस आके उसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे सारे पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं एसेंशियली। बट जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर इस तरह तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पैराग्राफ तो हर जगह यूज़ करना है। कहीं आपके बॉक्सेस ऐसे होंगे जिनको आपने डिफरेंटली करना होगा डिज़ाइन, कहीं आपके पैराग्राफ्स होंगे जिनको एक डिफरेंट एस्थेटिक फील आपने देना होगा। तो उसके लिए CSS की एक टर्मिनोलॉजी है क्लासेस एंड आईडीज़, वो यूज़ की जाती हैं। क्लासेस एंड आईडीज़ क्या होती हैं, वो क्या करती हैं? जिस तरह आपको मैंने भी पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि स्टाइल आप दे सकते हैं किसी भी चीज़ को, और स्टाइल इन लाइन CSS होती है। आप उसी टैग को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक स्टाइल का टैग देके, और उसके अंदर आप वो CSS ऐड कर सकते हैं। नेचुरली कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट वेट, ये सब CSS के एलिमेंट्स हैं। अब मैं पहले पैराग्राफ को स्टाइल की जगह ना एक क्लास देता हूँ, फर्स्ट लाइन, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको जो मर्जी नाम दूँ। अब ये प्रोग्रामर डेवलपर की अपनी चॉइस है कि वो इसकी नेमिंग क्या करता है। मेरी सेकंड क्लास है, लेट्स से मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये फीचर टेक्स्ट है, और मेरी जो थर्ड लाइन है इसको भी एक क्लास दे के ऐसे कहता हूँ कि ये लास्ट लाइन है। अब इन तीनों पैराग्राफ्स को मैंने डिफरेंट क्लासेस दे दी हैं, और इन क्लासेस को अब मैं एक इंडिविजुअल स्टाइलिंग दूंगा। स्टाइल शीट के अंदर जाके डॉट के ऑपरेटर के साथ मैं फर्स्ट लाइन की क्लास लिख रहा हूँ, उसके बाद मेरी फीचर्ड के नाम से थी दूसरी क्लास, और उसके बाद थी
लास्ट लाइन के नाम से आखिरी क्लास। अब इन तीनों क्लासेस के अंदर मैं जो भी कोड या जो भी एट्रीब्यूट्स मैं डिफ़ाइन करूँगा अपने स्टाइलिंग के, वो यूनिक होंगे इन तीनों के। अच्छा, बाय द वे इसमें स्पेस नहीं आप दे सकते, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अंडरस्कोर होगा यहाँ पे। इन दोनों को आप सेव कर लें फाइल्स को। अब लेट्स से फर्स्ट लाइन का मैं चाहता हूँ कलर रेड हो, इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड हो। मेरी जो सेकंड लाइन है इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, और बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं येलो का कोई भी शेड हम कर लेते हैं। अब इन शेड्स के लिए जो आपको कलर की मैंने वेबसाइट्स दी थी ना, वो आइडियल है, या अगर आप फोटोशॉप जानते हैं या कोई आपके पास कोई कलर का सॉफ्टवेयर है तो वो एक बहुत आइडियल अप्रोच होगी। जैसे मैं अगर इस बैकग्राउंड में कोई भी लाइट शेड मुझे मिल जाए इस वक्त, जैसे ये वाला येलो का शेड है, तो वो मैं बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ। लास्ट लाइन के केस में इसका भी कलर लेट्स से मैं ग्रे कर दूँ। अब इन तीनों को क्योंकि मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के टैग में कुछ भी नहीं लिखना, उसको मैंने रिमूव करना है। अनटिल अनलेस मैं कोई ऐसी चीज़ उनके साथ ना करूँ जो मैं चाहता हूँ कि सारे पैराग्राफ टैग्स के साथ आए। इसको मैंने सेव किया, मैं अपनी HTML को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपकी पहली लाइन रेड हो चुकी हुई है। आपकी सेकेंड लाइन ने बैकग्राउंड कलर अटेन किया येलो रंग का, जो मैंने भी आपके सामने कॉपी किया था वहाँ से, और आपकी लास्ट लाइन ने ग्रे कलर ले लिया। तो ये क्लासेस का एडवांटेज है। अच्छा, अब जो मैंने आपको स्पेस का बताया था, जब मैं यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, लेट्स से एक्स्ट्रा है, तो ये एसेंशली इस पी के टैग को दो क्लासेस असाइन हो गई हैं। अब दिस एक्स्ट्रा इज एसेंशली अ सेपरेट क्लास। मैं यहाँ पे डॉट डाल के एक्स्ट्रा को भी अलग से डिफाइन करूँगा, और लेट्स से मैं इसके केस में इसका फॉन्ट साइज़ 24 कर देता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ये भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आप एसेंशली जब एडवांस वेबसाइट्स बनाएंगे तो आप 4-4, 5-5 क्लासेस, इससे भी ज़्यादा कई दफ़ा एक टैग को दे रहे होंगे, क्योंकि वो एक स्टाइल और एक वेबसाइट की एस्थेटिक सेंस को डेवलप करने के लिए उसके लेआउट की डिमांड हो सकती है, जिसमें मल्टीपल क्लासेस एक टैग लेता है। तो ये एक बेसिक CSS का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरह CSS को कनेक्ट किया जाता है, किस तरह उसको इतना सेपरेट फाइल ट्रीट किया जाता है, किस तरह CSS की क्लासेस डेवलप होती हैं, और इवेंचुअली आप अपनी पूरी वेबसाइट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं उसकी। HTML की अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैग है जिसको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं या लिंक्स कह सकते हैं। ये क्रिएट करके आप डिफरेंट पेजेस पे जंप कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप होम पेज पे होते हैं, उसके बाद आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो आप अबाउट के पेज पे चले जाते हैं, सर्विसेज के पेज पे चले जाते हैं। ये सारा कुछ अचीव किया जाता है लिंक्स के थ्रू। HTML में लिंक्स बड़ी सिंपली एक ए टैग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। जिस तरह हम अपनी नेविगेशन को सबसे पहले देखते हैं, हमारी नेविगेशन इस वक्त सिंपल टेक्स्ट है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, लेकिन हम ज़ाहिर चाहते हैं कि ये क्लिकेबल हो। हम जब इस पर क्लिक करें तो हम होम पेज पे आ जाएं, जब हम अबाउट पर क्लिक करें तो हम अबाउट के पेज पे चले जाएं। HTML के अंदर जो हाइपरलिंक्स हैं वो ए टैग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। इसकी सिंटैक्स और इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग ये होता है कि आप जब लेसन के साइन से ओपन करते हैं फिर ए टैग को ओपन करते हैं, ए टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, बट मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए पहले ए टैग को ओपन करता हूँ और ए टैग को क्लोज करता हूँ, जो HTML का एक नॉर्म है। बट ये इस तरह काम नहीं करेगा जब तक हम इसको लिंक नहीं देंगे। लिंक देने के लिए हम href की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम उसका URL देंगे। अब ये URL बेसिकली एक फाइल या फोल्डर को पॉइंट करेगा। हमारे केस के अंदर क्योंकि हम होम बटन को एक लिंक देना चाह रहे हैं, तो होम बटन हमारे केस में index.html है। अब ये index.html क्यों है, अगर आप यहाँ देखें तो हमारी फाइल index.html के नाम से है, जिस पे हम इस वक्त काम भी कर रहे हैं, जो हमारी होम पेज का, हमारी वेबसाइट का मेन होम पेज है। तो हमने index.html ही लिखा है कि जब भी होम पे को क्लिक करेगा तो index.html पे जाएगा। इसी तरह जब हम अबाउट पेज की बात करते हैं तो अबाउट पेज में जब हम ये कोड लिखेंगे, ए का ए टैग हमने ओपन किया, href दिया, इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम अबाउट अस पेज का लिंक देंगे। पहले हम इस टैग को क्लोज कर लेते हैं। ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि टैग जो भी ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया था 90% टैग्स हैं जिनको क्लोजिंग टैग लाजमी चाहिए होता है।
सिवाय बोल्ड के, या जिस तरह बोल्ड है उसको भी क्लोजिंग टैग चाहिए, बट सिवाय जिस तरह लाइन ब्रेक है या हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक है उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये अपनी हैबिट बनाएं कि आपने जब टैग ओपन करना है तो लाजमी साथ उसको क्लोज भी करना है। अब अबाउट अस का पेज का लिंक क्या होगा? इस वक्त हमने अबाउट अस का पेज डिज़ाइन नहीं किया हुआ, बट हम इस पेज को aboutus.html का नाम दे रहे हैं। ये हम अभी थोड़ा सा आगे जाके इसको क्रिएट करेंगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज एग्जैक्टली वही हमारा कोड होगा, ahref, और इसके अंदर हम contact.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और टैग को आपने क्लोज कर देना है। अब ये तीनों क्लोज टैग, अब ये तीनों हमारे लिंक्स बन गए। हमने फ़ाइल को सेव किया। जब हम अपनी वेबसाइट को अभी देखेंगे, अभी मैं रिफ़्रेश नहीं कर रहा, अभी ये नॉन क्लिकेबल है, अब मैं इनको क्लिक नहीं कर सकता, बट जब मैं राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देखें ये सारे अंडरलाइन होकर लिंक्स बन गए हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैं होम पेज पे वापस आ रहा हूँ। जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये एक 404 एरर बेसिकली से कहते हैं कि पेज नॉट फाउंड है। ये इसलिए आ रहा है कि अबाउट अस के नाम से कोई पेज अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारी वेबसाइट जहाँ पे हमने जिस फोल्डर के अंदर रिजाइड कर रही है, ये वाला फोल्डर, इसमें इंडेक्स की आपको फाइल नज़र आ रही है सिर्फ। हमें करना ये होगा, जब हम अपनी इंडेक्स की फ़ाइल कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे जिसको अबाउट अस का नाम देंगे, या हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसी सेम फाइल को। आइडियली हमारा तरीका यही होगा कि हम इसी फाइल को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका जो नाम है वो हम अबाउट अस कर देंगे। अबाउट अस, और ये HTML फाइल ऑलरेडी है तो .html आगे लिखा हुआ है। अब ये अबाउट अस कॉपी बन चुकी है index.html की। हम इसको राइट क्लिक करके जब एडिट विद नोटपैड करेंगे तो वो एग्जैक्टली वही फाइल आ जाएगी हमारे सामने। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो हम चेंज करेंगे। एक तो हम चाहेंगे कि इसका टाइटल चेंज हो, कि हम इस वक्त अबाउट अस के पेज में हैं, हमें आइडिया हो जाए कि हम अबाउट अस के पेज में आ चुके हैं। उसके अलावा हमारी जो नेविगेशन पार्ट है और लोगो वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जिसको हम हेडर कहते हैं, जिसमें हमारा लोगो आ गया, नेविगेशन आ गई, और उसके बाद हम एक फुटर भी डिज़ाइन करेंगे आगे जाके जो हमारा इधर होगा। मैं इसमें यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि इधर हमने फुटर डिज़ाइन करना है अपना, जो सॉरी ये बॉडी के अंदर ही होगा। ये भी जो हमारी मेन वेबसाइट है, ये वो पार्ट है जो हमारा इस वक्त होम पेज का कोडेड है। इस पार्ट को हम अबाउट अस के पेज में ये सारा रिमूव करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये अब अबाउट अस का पेज होगा तो ये होम पेज से डिफरेंट होगा। जिस तरह हम इसकी हेडिंग में लिखेंगे अबाउट अस, और हम पैराग्राफ के अंदर अपना अबाउट अस की पूरी डिटेल लिखेंगे, और इसी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि दिस विल बी द पार्ट अब अबाउट अस के पेज के अंदर आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, वो एक डिफरेंट पेज होगा फ्रॉम द होम पेज। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ, और दूसरा ये कि ये फर्स्ट लाइन की क्लास में रिमूव कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसको कोई वो वाला कलर्स में दूँ, मैं इसको डिफरेंट कर लूँगा। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस बैकग्राउंड को फिलहाल अभी रहने देते हैं। इसको सेव करते हैं फाइल को। जब हम अपने ब्राउज़र पे अब जाएंगे ना और हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये पेज हमारे सामने आ गया। ऊपर देखें टाइटल में अबाउट अस आ गया, ये जो मैंने हेडिंग दी थी ये आ गया। लोगो और मेरा नेविगेशन बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट का जो हेडर पार्ट है और जो फुटर पार्ट है, यानी कि जो टॉप पार्ट है और जो सबसे बॉटम पार्ट है, वो हमेशा सेम रहेगा। और क्योंकि मैंने लिंक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, होम का मतलब होम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो index.html पे लेके जाएगा, तो वो भी जा रहा है। तो अब ये मेरी वेबसाइट के का एक बेसिकली फ़्लो बनता जा रहा है कि अबाउट अस का पेज है, होम पेज है। इसी तरह हम अब अपनी वेबसाइट के फोल्डर में वापस आते हैं, हम अबाउट अस के पेज को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और कॉन्टैक्ट का हमने नाम यूज़ किया था, या कॉन्टैक्ट अस किया था, कॉन्टैक्ट यूज़ किया था। तो हम इसको राइट क्लिक करके नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे। अगेन यहाँ पे सिर्फ ये टाइटल चेंज कर दें कि ताकि यूज़र को पता चल जाए कि वो कॉन्टैक्ट पेज के अंदर है। हमारा हेडर पार्ट, नेविगेशन पार्ट सेम रहेगा, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। इधर मैं आपको भी लेक्चर में आगे जाके, कोर्स में आगे जाके बताऊंगा कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं, बट फॉर द टाइमिंग मैं एज ए प्लेस होल्डर इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाता हूँ, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी एक लिंक बन गया और नेविगेशन के अंदर ऐड हो गया। अबाउट अस, होम पेज, अब हम सारे पेजेस के अंदर नेविगेट करें और हमारी एक वेबसाइट डेवलप होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता।
अब हम HTML के इमेजेस की बात करेंगे, किस तरह HTML के अंदर लोगोज, बैनर्स, इमेजेस ऐड किए जाते हैं और इमेजेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, उनकी विड्थ, उनकी हाइट, ओवरऑल उनकी प्लेसमेंट ऑन द वेबसाइट। हम शुरू करेंगे सबसे पहले लोगो की प्लेसमेंट से। जिस तरह आपको याद होगा कि मैंने टॉप पे एक डिव बनाई थी जिसको एज अ प्लेस होल्डर पे मैं यूज़ कर रहा था, लोगो मैंने ऐड नहीं किया था। अब हम उस लोगो को ऐड करते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो इसकी वेबसाइट का फोल्डर है उसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने एक लोगो ऐड किया था। मैं इसका नाम लोगो रख रहा हूँ और इसका कंप्लीट नाम है logo.png। इसके आगे एक्सटेंशन अगर आप देखें फाइल की तो png है, तो logo.png नाम है, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है। हमारा जो इमेज का टैग है वो शुरू होता है img से। img का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने उसको देना होता है वो सोर्स ऑफ द इमेज देना होता है कि एग्जैक्टली इमेज पड़ा कहाँ पे हुआ है जहाँ से मैंने उस इमेज को डिस्प्ले करना है वेबसाइट पे। उसके लिए हम src यूज़ करते हैं विच मीन्स सोर्स इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास ओपन और टैग क्लोज। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इसके अंदर हमने डिफाइन करना है कि रिलेटिव पाथ या डायरेक्ट पाथ। अगर आप जो डायरेक्ट पाथ का मतलब है कि पूरा हार्ड कोडेड पाथ है कि आप एंड टू एंड पाथ दे रहे हैं। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट से कोई इमेज उठा रहे हैं तो आप उस वेबसाइट का पूरा पाथ कॉपी करके यहाँ पे उसकी HTTPS के साथ आप पूरा जो है ना उसका पाथ ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक दे के .com/ जो भी उसका logo.png आप ये है, इसको कहते हैं हम हार्ड कोडेड पाथ, कि ये वेबसाइट हर हालत में इसी URL से अपने लोगों को उठाएगी। बट हम इस वक्त ये नहीं कर रहे, हम रिलेटिव पाथिंग कर रहे हैं। रिलेटिव पाथ का मतलब ये है कि जो index.html मेरे पास पड़ी हुई है फाइल जो कि यहाँ पे है, उसके साथ एक इमेजेस का फोल्डर है। सो गो टू द इमेजेस फोल्डर /images फोल्डर के अंदर आपके पास logo.png है, आपने उस फाइल को एक्सेस करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो मैं इस पर थोड़ी देर माउस लेके आऊँ तो उसकी डायमेंशंस आ रही हैं 564 by 100। जब भी आप किसी भी इमेज को सोर्स करते हैं और अपनी वेबसाइट पे उसको रेंडर करते हैं तो वो अपनी पूरी डायमेंशंस के साथ डिस्प्ले होगा। मैं भी फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। अगर हम अपने होम पेज को रिफ़्रेश करें तो ये लोगो आपको रेंडर हुआ हुआ नज़र आ गया है। बट ज़ाहिर है लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, हमें साइज़ का तो नहीं चाहिए। अब एक हल ये है कि हम फ़ोटोशॉप करके लोगों को छोटा करें और एग्जैक्टली उतना करें जिस डायमेंशन में हमें चाहिए। बट HTML हमें ये ऑप्शन देती है कि हम यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों डिफाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लोगो है और हम चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो प्रोपोर्शनली एडजस्ट हो, तो बजाय हम ये दोनों टैग्स देने के हम किसी एक टैग को यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम हाइट को यूज़ कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जी हम 80 पिक्सल्स पे चाहते हैं कि ये लोगो मेरा एडजस्ट हो जाए। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि 100 पिक्सल से ये 80 पे गया है, हम इसको थोड़ा और छोटा 40 पे ले जाते हैं और जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई है 40 पिक्सल के हिसाब से। जो इसने HTML ने इसकी हाइट एडजस्ट की है तो जो विड्थ थी वो 40 पिक्सल्स के हिसाब से प्रोपोर्शनली कम हुई है। लेट्स से अगर मैं इसकी विड्थ भी बाय फोर्स दे देता, कहता नहीं मुझे यही विड्थ करनी है, मैं इसको 200 पिक्सल्स लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ कर देता हूँ, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा लोगो स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा। या अगर मैं इसको लेट्स से 300 कर देता हूँ तो ये लोगो स्ट्रेच्ड हो गया, ये प्रोपोर्शनली इसने अपना रीसाइजिंग नहीं की। तो इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपने या तो विड्थ दे लें या हाइट दे लें, दूसरा HTML को खुद ही फिगर आउट करने दें प्रोपोर्शनली क्या है। सेकेंडली वी वुड वांट कि ये लोगो सेंटर में हो। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इमेज का टैग ओपन तो हुआ है बट क्लोज नहीं हुआ। अगेन इट इज़ वन ऑफ दोज टैग्स, जिस तरह लाइन ब्रेक का टैग है या HR का टैग है, ये सिंगल ही रहता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। HTML के अंदर एक और चीज़ होती है यहाँ पे एट्रीब्यूट में कि हमने ALT लाजमी देना है। ALT बेसिकली अल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि लेट्स से फॉर एनी रीज़न अगर वेबसाइट लोड नहीं हुई तो वो लोगो नहीं डिस्प्ले हो रहा है, इमेज ब्रोकन है, तो वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा आ जाता है। जैसे हमारे केस के अंदर लोगो लिखा आएगा। फॉर एनी रीज़न अगर सर्वर इस लोगो को नहीं लोड करता तो ये ब्लैंक नहीं होगा। यहाँ पे जो भी हम अल्टरनेट टेक्स्ट लिखेंगे, लेट्स से दिस इज़, नेचुरली मैं ये नहीं चाहता कि आप ये लिखें, आप इसको सिंपल लोगो ही रहने दें, बट उसकी जगह फिर ये टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। या इसको हम ये करेंगे कि अगर हमारा लोगो लोड नहीं होता फॉर एनी रीज़न तो हमारी वेबसाइट वहाँ ब्लैंक ना हो, वहाँ पे एक वाइट बॉक्स ना आ जाए
बल्कि वहाँ पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा आ जाए उसकी जगह। दूसरा, इमेजेस के अंदर अब हमने इसकी क्लासेस को डिफाइन करते हैं ताकि हम इसकी मज़ीद स्टाइलिंग कर सकें, इसको सेंटर लाइन कर सकें। अब देयर आर मल्टीपल वेज़ कि हम इस इमेज को सेंटर कर सकें। सबसे जो आसान तरीका है वो हम इसको सेंटर का टैग दे सकते हैं। सेंटर का टैग ज़ाहिर है जहाँ से आप शुरू करेंगे आपको इसको लाजमी बंद करना है ताकि हम HTML को बता सकें कि सिर्फ इस पार्ट को हमने सेंटर करना है। इसको सेव करके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा लोगो सेंटर में आ जाएगा। बट ये रिलेटिवली एक एमेच्योर तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर करने का, ऑल्दो आप इसको यूज़ काफ़ी ज़्यादा करेंगे सर्टन पैराग्राफ्स के अंदर, सर्टन फीचर्ड आइटम्स के अंदर, बट ये बहुत बेसिक तरीका है करने का। दूसरा ये है कि मैं अपने कोड को नीट करने के लिए इंडेंटेशंस एंड स्पेसेस मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूँगा आप करें। ऑल्दो इस तरह के टूल्स भी होते हैं जो ऑनलाइन जहाँ पे सारे कोड को पेस्ट करेंगे तो वो आपकी स्पेसिंग खुद ही कर देगा। इस तरह ये है, आप यहाँ पे टैब्स मतलब इंडेंटेशन, हम इंडेंट्स बेसिकली हम टैब्स को कहते हैं जो हम स्पेसेस देते हैं। और डिव के अंदर आपने मतलब पेरेंट डिव हमेशा पीछे होगी, फिर उसके थोड़ा सा हम स्पेस दे के आगे जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी जो हमारी लोगों की डिव है मैं अब उसको एक क्लास देने लगा हूँ, और क्योंकि हमने इस डिव को सिर्फ लोगों के लिए सेपरेट किया हुआ तो मैं इसको लोगों के नाम से क्लास दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि CSS फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है और हम उसमें क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डॉट ऑपरेटर के साथ लोगों की क्लास को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि हमने इसको सेंट्रली लाइन करना है। सेंट्रली लाइन करने का तरीका होता है कि उसकी मार्जिनस को एडजस्ट किया जाए। मार्जिन कोलन 0 पिक्सल स्पेस ऑटो। इसका मतलब ये है कि 0 पिक्सल टॉप और बॉटम को डिफाइन कर रहा होता है कि लोगों की टॉप और लोगों की बॉटम पे मैं 0 पिक्सल्स दे रहा हूँ, और जो लेफ्ट और राइट है वो मैं चाहता हूँ कि HTML अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे, यानी लेफ्ट और राइट पे इक्वल मार्जिन लेके मेरे लोगों को सेंट्रलाइज कर दे। इसके अलावा हम एक और इसमें स्टाइलिंग ज़रूर ऐड करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन जो है इसको ये सेंटर रखे, यानी जो भी इस डिव के अंदर चाहे कोई लोगो हो, मीडिया एलिमेंट हो, कोई टेक्स्ट हो, हम उसको सेंट्रली लाइन रखेंगे। मैं ये मार्जिन जो 0 पिक्सल्स लिखा है मैं इसको थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आप इसका फाइनल एलिमेंट देख लें। मैंने सेंटर के टैग्स रिमूव कर दिए हैं, उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम डिव को लोगों की क्लास देके उस पर CSS स्टाइलिंग कर रहे हैं, यानी अपने लोगों को सेंट्रलाइज हमें क्लास के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें सेंटर के टैग्स की अब ज़रूरत नहीं है। जब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे हमारा लोगो सेंटर में आ गया। अब मैं CSS के अंदर यहाँ पे चेंजेस करने लगा हूँ क्योंकि मुझे ब्रीदिंग स्पेस चाहिए अपने लोगों के टॉप और बॉटम पे। मैं लेट से यहाँ पे 20 पिक्सल्स की ब्रीदिंग स्पेस देता हूँ। 20 पिक्सल्स का मतलब ये है कि टॉप पे भी 20 पिक्सल्स लोगों के, बॉटम पे भी 20 पिक्सल्स ब्रीदिंग स्पेस लोगों के। जब हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपके लोगों के अंदर एक डिसेंट गैप आ गया, एक ब्रीदिंग स्पेस आ गई है। अगर इसको आप एस्थेटिकली बढ़ाना चाहें वो आपकी टोटली अपनी चॉइस है, मैंने बस इसको 40 तक ठीक है, लोगो ज़रा स्टैंड आउट करता है। हमारे इमेजेस के अंदर इसके बाद लोगों के बाद हम एक बैनर ऐड करना चाहते हैं। बैनर के लिए फिर हम एक नई डिव करेंगे, उसको हम पहले से ही क्लास दे देंगे। क्लास हमारी होगी बैनर और उसके बाद डिव को हम क्लोज कर देंगे। इस डिव के अंदर हम इमेज सोर्स इक्वल टू और टैग क्लोज, इधर हम एक बैनर ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए जो हम लोगों के नीचे चाहेंगे कि एक बड़ा सा बैनर हो। हमारी चॉइस है कि हम अपनी नेविगेशन को बैनर से ऊपर रखना चाहते हैं, बैनर से नीचे रखना चाहते हैं। ये अगेन ये सब डिज़ाइन चॉइसेस हैं। ये जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन मोड में लेके जाएंगे तो आपने डिसाइड करना है कि क्या बेहतर लग रहा है आपकी वेबसाइट के लिए। मैं अपने केस के अंदर नेविगेशन को ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने जो ये डिव अभी क्रिएट की है मैं इसको कट करके नेविगेशन के नीचे ले आता हूँ। मैंने आपको इस तरह बताया था कि कमेंटिंग की हैबिट आपकी लाजमी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे कि ये बैनर है और ताकि हमें अपने कोड में क्लैरिटी हो कि हमारे बैनर्स कहाँ पे है, और लोगों को भी आपने डिफाइन करना है कमेंट्स के अंदर। एक्स्ट्रा स्पेसेस आप बेशक रिमूव कर दें, ऑल्दो कोड रेंडरिंग या ब्राउज़र के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी स्पेसेस हों, बट जनरली कोड नीट लगता है जब आपकी स्पेसेस वेल डिफाइंड होती हैं। अगर अभी हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बैनर वाले एरिया पे सिर्फ एक थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस आई है अभी बैनर, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, बैनर हमने ढूंढना है।
मैंने अपने इमेजेस के फोल्डर में एक बैनर ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है। जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे, आप उसको फ़ोटोशॉप करेंगे या आप खुद डिज़ाइन करेंगे किसी डिज़ाइनर से, मेरे पास जो फ़ोल्डर है उसके इमेजेस के अंदर ये बैनर पड़ा हुआ और ये एक जेपीजी फाइल है। तो दिस इज़ बैनर डॉट जेपीजी। हम अपने जब कोड में वापस आएंगे तो इमेज के सोर्स के अंदर, क्योंकि हम इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर हैं, तो हम फिर से उसे बताएंगे कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर आपने बैनर डॉट जेपीजी की फ़ाइल उठानी है। जब हम अपने ब्राउज़र इसको सेव करके ब्राउज़र में दोबारा रेंडर करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो ये बैनर आपके पास यहाँ पे आ गया। अब टॉप पे आपका लोगो आ गया, उसके नीचे आपकी नेविगेशन आ गई, उसके नीचे आपका बैनर आ गया। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको एक स्क्रॉल थोड़ा सा करना पड़ रहा है, क्योंकि बैनर स्लाइटली कैनवस से बड़ा है। जो इस वक्त हमारे एलसीडी है उससे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा। इसे मैंने आपको बताया था कि बैनर ऑटोमेटिकली जब आप इमेज विदाउट एनी विड्थ या हाइट देते हैं तो वो अपना मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेता है। तो हम इसको करेंगे ये कि इसकी जो विड्थ है ना उसको डिफ़ाइन कर देंगे 100% ऑफ द स्क्रीन। हम परसेंटेज में कर रहे हैं कि जो भी मेरी स्क्रीन का साइज़ होगा, मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो आप देखेंगे उस जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो ख़त्म हो गई है। तो जो भी हमारी स्क्रीन का साइज़ होगा 100%, जैसे अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र के हिसाब से 100% हो जाएगा। ये मैं आपके सामने अगर इसको करूँ तो देखें ये रन टाइम पे रीसाइज़ हो रहा है। और आपको पता है बैनर हमेशा ऐसे ही ठीक लगता है कि वो एंड टू एंड हो। हम अपनी स्टाइलिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर लेते हैं इसके अंदर। आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम अपने पूरे डिज़ाइन को बेहतर करेंगे। अभी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर एलिमेंट आपको समझा दूँ, किस तरह वो फंक्शन करता है, क्या उसका वर्किंग होती है, क्या उसमें और एडिशंस होती हैं, स्टाइलिंग कैसे होती है। हमने जो बैनर का अपनी क्लास दी हुई है स्टाइल के अंदर, हम इसमें अगर मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें, क्योंकि हमने उसकी विड्थ वहाँ डिफ़ाइन ऑलरेडी कर दी है तो अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जाके ऐसी डिटेल स्टाइलिंग के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम बैनर की क्लास को यूज़ करें। अभी फॉर दिस लेक्चर हमें बैनर के अंदर और स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इसकी क्लास हम डिफ़ाइन लाजमी करेंगे ताकि अगर हमें कोई स्टाइलिंग इसके अंदर करनी पड़े इस डिव के अंदर तो हम उसको आराम से कर सकें। अब हम बात करेंगे टेबल्स और डिव्स के ऊपर। टेबल्स और डिव एसेंशियली HTML का पूरा लेआउट डिफ़ाइन करती हैं। मैं अगर एक छोटा सा आपके सामने एक इमेज ओपन कर सकूं, इसमें ये जो आपको एक लेआउट नज़र आ रहा है ना, जो बॉक्सेस पे बना हुआ है, जैसे हमने हेडर डिफ़ाइन कर दिया है, फिर हमने लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन डिफ़ाइन कर दिया, यानी हमारे मेन्यू आइटम्स हैं ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। बॉटम पे हमने फुटर डिफ़ाइन कर दिया है। ये एक लेआउट है। आज से कुछ साल पहले, शायद 10 साल पहले, हम लोग डेवलप करते थे टेबल्स के अंदर HTML का लेआउट। हम टेबल यूज़ करते थे, जो कि अभी मैं आपको अपनी कोडिंग में दिखाऊंगा कि टेबल एक्चुअली बनता कैसे है और टेबल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो हम टेबल्स को इस्तेमाल करते थे अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए। लेकिन अब हम जब से मोबाइल डिवाइसेस पे वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करने का एक ट्रेंड आया है और एक मोबाइल रेडी वेबसाइट्स अब बनती हैं जिसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी कहते हैं, तो हम मेजॉरिटी अब रिलाई करते हैं डिव्स के ऊपर। अभी भी आपने हमारे कोड में देखा होगा कि अभी तक हमने टेबल्स कहीं भी यूज़ नहीं की है किसी भी सेगमेंट को बनाने के लिए, चाहे वो लोगो का सेगमेंट हो, चाहे वो बैनर हो, नेविगेशन हो, या हमारी मेन वेबसाइट का कंटेंट एरिया हो। हमने अभी तक जो भी यूज़ किया है वो डिव यूज़ किया है। उसकी रीज़न ये है कि डिव ही लेटेस्ट कोडिंग मेथड है वेबसाइट के लेआउट बनाने के लिए, HTML CSS के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने के लिए। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टेबल्स इस्तेमाल नहीं होंगे। टेबल्स आपकी डेटा डिस्प्ले करने के लिए, कोई ऐसा ऑर्डर फॉर्म या कोई ऐसा जो आपका डिफरेंट फॉर्म्स हैं डेटा के, उनमें आपके टेबल्स लाजमी इस्तेमाल होंगे। अगर हम अपने कंटेंट एरिया में होम पेज के एक टेबल से डिज़ाइन करते हैं, हम एक डिव से स्टार्ट करते हैं, डिव को एक क्लास से देते हैं, क्लास का नाम हम टेबल दे देते हैं, या इसको डेटा टेबल कर लें। डिव को क्लोज करेंगे और उसका क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हम अपने टेबल को डेवलप करेंगे। हम टेबल को जब बनाते हैं तो टेबल का टैग उसके टेबल के नाम से ही स्टार्ट होगा और उसी से क्लोज होगा। टेबल के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं। ये 2 डायमेंशनल टेबल होता है। एक ज़ाहिर एक्स एक्सेस चल रहा है और एक वाई एक्सेस चल रहा है। एक हॉरिजॉन्टली टेबल एक्सपैंड हो रहा है और एक वर्टिकली टेबल एक्सटेंड हो रहा है। हमारी जो वर्टिकली ऊपर से नीचे टेबल डिफाइन हो रहा होता है 1 2 3 4, इनको हम रोज़ कहते हैं। और जो हमारा हॉरिजॉन्टली
कॉलम्स बन रहे होते हैं उनको हम जो हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट चल रहे होंगे उनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो हम 2 डायमेंशन के अंदर अपने टेबल को हमेशा डेवलप करते होते हैं। हम सबसे पहले किसी भी टेबल को जब उसकी पहला एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम उसकी रो डिफ़ाइन करते हैं जो कि TR से डिफ़ाइन होती है। TR को फिर हम क्लोज करते हैं। TR के अंदर TDS टेबल डायमेंशन, ये इसका पहला कॉलम होता है। लेट्स से अगर हम एक TD डिफ़ाइन करते हैं, कॉपी पेस्ट में इसको कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं, लेट्स से मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम्स डेवलप हो जाएंगे, रेंडर हो जाएंगे। अगर मैं इसी रो को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ये मेरी एक सेकेंड रो के अंदर थर्ड डायमेंशन और फोर्थ ये उसके बिल्कुल नीचे डिज़ाइन हो जाएंगे। अगर मैं इसको सेव करूँ और मैं अपने पेज को रेंडर करूँ तो आपको इधर बॉटम पे नज़र आ रहे हैं ये टेबल बन गया, और एग्जैक्टली उसी एक्स और वाई एक्सेस के अंदर ये बने हैं जिसमें मैंने इसकी रो और कॉलम को डिफाइन किया था। अब टेबल के अंदर हम इसको कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी विड्थ 80% ऑफ द पेज होगी। हम कहते हैं कि इसका जो बॉर्डर है, जो हर सेल को एक बॉर्डर मिलेगा, जिस तरह अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया हो तो ये एग्जैक्टली वही है। तो जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि मेरा 80% की विड्थ ऑफ द ब्राउज़र मेरा टेबल बन गया है। और क्योंकि लेफ़्ट अलाइंड होती है बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट, तो ये लेफ़्ट अलाइंड है सेंट्रली। अभी हम इसको कर लेंगे अलाइन, और हमने ये इसको बॉर्डर्स भी दे दिए हैं। इसके अलावा इसमें हम सेल पैडिंग दे सकते हैं। जिस तरह हर टेबल, इस वक्त इस टेबल के अंदर 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4, तो हर सेल को लेट्स से हम कहते हैं 10 पिक्सल्स की पैडिंग आपने देनी है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो उसमें 10 पिक्सल्स की टॉप लेफ्ट बॉटम राइट पे ब्रीदिंग स्पेस आ गई है। अब हम इस टेबल को एक प्रॉपर टेबल डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए आपको जिस तरह आप एक्सेल यूज़ करते हैं, आपने कोई भी टेबल अगर देखा हो तो टॉप पे उसके एक डिफाइंड कॉलम होता है कि ये कॉलम में एग्जैक्टली डेटा क्या है मेरे पास। उसके लिए हम पहली रो डिज़ाइन करते हैं। रो का टैग हमेशा ओपन करना है, क्लोज करना है। उसके बाद हम इसमें पहला TD, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके 3 एलिमेंट्स बना रहा हूँ। लेट्स से हमारा पहला है नंबर, दूसरा है फुल नेम, और तीसरा लेट्स से सिटी कर लेते हैं। अब ये तीनों एलिमेंट्स हमारे टॉप हेडिंग्स बन चुके हैं, जिसके नीचे हम चाहेंगे कि अब हमारा रो का सारा डेटा है। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। इसको सेव करके जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास ऊपर टॉप पे 3 आ गए। अब रो जो नेक्स्ट कंटिन्यूइंग रो होगी उसमें हर हालत में 3 ही डायमेंशंस होंगी, 3 ही कॉलम्स होंगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और लेट्स से नंबर 1 फुल नेम और उसके बाद उसकी सिटी। सेव किया मैंने इस फाइल को, और मैं अपने ब्राउज़र को जब री रेंडर करता हूँ तो मेरे पास पहली एंट्री आ गई जो अली अहमद के नाम से है और लाहौर सिटी है। जब मैं वापस अपने कोड पे जाऊँगा, मैं फिर से इसी रो को कॉपी पेस्ट करूँगा, सेकंड एलिमेंट और नया डेटा एंटर करके सेव करके मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो ये रो पॉपुलेट होती जाएगी। बाय मिस्टेक अगर लेट्स से मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, और ये किसी का फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बट मैंने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया, और जब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन थर्ड रो की बन गई है। बट क्योंकि उसके पास सेकेंड और फर्स्ट रो की कोई कॉलम डेटा नहीं है तो उसने उसको ब्लैंक कर दिया वहाँ से। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 4 डायमेंशंस कर दिए हैं तो टेबल ऑटोमेटिकली जो सबसे ज़्यादा कॉलम्स वाला या सबसे ज़्यादा डायमेंशंस वाला रो होगी वो उस हिसाब से एक्सपैंड हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे डेटा नहीं होगा वहाँ पे वो ब्लैंक रखेगा उसको। तो इस केस में हम यहाँ पे दोबारा कॉपी पेस्ट करके इधर भी एक फ़ोन नंबर दे देंगे, और इधर अपनी टॉप हेडिंग के अंदर हम मेंशन कर देंगे कि ये फ़ोन नंबर का कॉलम है। अब जब हम उसे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो टेबल इज़ नाउ मेकिंग अ लॉट मोर सेंस। उसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि टेबल की जो हमारी पहली रो है, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो फिर हम इसको एक क्लास देंगे हेडिंग टेबल के नाम से। हेडिंग टेबल के नाम से जो मैंने क्लास दी है, मैं अपनी CSS में जाऊंगा और अगेन उसी तरह जिस तरह हम क्लासेस डिफाइन करते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ,
मैंने कॉपी कर लिया था उसको, और मैं इसको दूंगा एक बैकग्राउंड। और इसको डिफ्रेंशिएट क्योंकि मैंने करना है तो मैं इसको एक लाइट ग्रे सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। या इसको थोड़ा सा और मज़ीद डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हमारे जो कलर्स का आपको याद होगा, हमने एक फ़ाइल यहाँ पे खोली हुई थी, हम ये लाइट बैकग्राउंड दे रहे थे, मैंने कॉपी कर लिया इसको, इसमें हैश ये वाला। और जो मेरा टेक्स्ट का कलर है, सॉरी वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर से होगा, उसको मैं यहीं पे जो डार्केस्ट उसका शेड है वो दे देता हूँ। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड हो। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी रिलेटिवली बड़ा साइज़ हो। नॉर्मली हम 12 या 14 पिक्सल्स के साइज़ में होते हैं, वो हम बॉडी के अंदर ना डिफ़ॉल्ट साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं वेबसाइट का, बट अभी हम उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लेट से मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल्स हो। इसको मैं सेव करूँगा और जब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने वो कलर, वही साइज़ और वो बैकग्राउंड कलर उसने ले लिया। तो ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये मेरी मेन हेडिंग है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने टेबल को सेंटर करें, तो हम इस टेबल को एक क्लास दे देंगे, सेंटर टेबल के नाम से। हम जब इसे कॉपी करेंगे उसके बाद अपनी स्टाइल शीट में जाके हम इधर डॉट ऑपरेटर के साथ इस क्लास को डिफ़ाइन करेंगे और हमने वही इसको बताना है कि मार्जिन टॉप टू बॉटम 0 होगी, लेफ़्ट टू राइट ऑटो होगी, हमारा जो टेक्स्ट अलाइन है वो भी सेंट्रलाइज होगा। जब हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका टेबल जो 80% की विड्थ हमने डिफ़ाइन किया था वो सेंट्रलाइज हो गया, और उसने 10% का गैप राइट साइड पे लिया है, 10% का जो ब्लैंक स्पेस है वो उसने अपने लेफ़्ट साइड पे छोड़ दिया है। और क्योंकि हम परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमारा ब्राउज़र रीसाइज होगा तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली अपने आप को रीडिफाइन कर लेगी। जब अगर हम पिक्सल्स यूज़ करते तो इसने हार्ड कोड कर लेना था, तो हम परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा टेबल सेंट्रली अलाइन भी हो गया है, हमने अपनी जो हेडिंग है उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया है, हमारा डेटा जो उस टेबल के अंदर है वो पॉपुलेट भी होना शुरू हो गया है। इसके अलावा हम टेबल के अंदर जो हमारी टीडी का जो टेबल डायमेंशन का पार्ट होता है, इसके अंदर हम कोई इमेज भी कॉल कर सकते हैं, हम किसी भी डेटा को कोई यूआरएल भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे डेटा पे डिपेंडेंट जो भी हमारी चॉइस है। हैश का मतलब होता है कि ये एक्चुअली ब्लैंक लिंक होता है, मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जब हम उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये एक लिंक बन गया। हम इसमें कोई इमेज ऐड करना चाहें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। हमारे केस के अंदर हम इसको एज सिंपल डेटा टेबल दिखा रहे हैं तो हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, थर्ड फोर्थ रो और सो ऑन सो फोर्थ। हमारे टेबल के अंदर इन जनरल तकरीबन यही बेसिक्स हैं, और इसमें जो आइडियल आगे जाके हम करेंगे अपनी जब वेबसाइट डेवलपमेंट में जाएंगे तो हम इस टेबल को बेहतर स्टाइल करेंगे, हम इसके बॉर्डर्स को बेहतर करेंगे, ओवरऑल इसके जो स्टैटिक्स अपील है उसको बेहतर करेंगे। HTML में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लिस्ट आइटम्स का। जिस तरह आप वर्ड के अंदर कभी भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, आप लेटर फॉर्मेट कर रहे होते हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। बुलेट पॉइंट्स डॉटेड किस्म के भी होते हैं, उसमें न्यूमेरिक्स भी आ सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो हम लिस्टिंग पे बात कर लेते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट HTML में कैसे बनती है। HTML का जो टैग है, जब भी आपने लिस्टिंग करनी है 1 से लेके 1 2 3 4 और आप आइटम्स लिस्ट करना चाहते हैं, ऑटो लाइन ब्रेक उसमें होता है, तो आप उसको OL से स्टार्ट करते हैं। OL का मतलब है कि ये ऑर्डर्ड लिस्टिंग है। ऑर्डर्ड लिस्टिंग का मतलब है कि जो भी मेरे रो होगी, मेरी रो उसके जो लेफ़्ट साइड पे डिजिट होगा वो नंबर होगा, इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं इसको UL करूँगा तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, विच मीन्स कि उसमें कोई नंबर या अल्फ़ाबेट नहीं होगा बल्कि एक बुलेट पॉइंट होगा। हम बस ऑर्डर्ड लिस्ट से शुरू करते हैं। आप ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग स्टार्ट करेंगे और उसका टैग क्लोज करेंगे। इसके अंदर जितनी भी आपने लिस्ट आइटम्स बनाने हैं उनको LI से स्टार्ट करेंगे और LI से उनका टैग क्लोज करेंगे। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट आइटम। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक दो दफ़ा। लेट्स से इसकी मैंने 3 आइट्रेशंस कर दी हैं। तो अब क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है तो ये 1 2 3 आपको बुलेट पॉइंट्स देगी। इसकी स्पेसिंग ज़रा बेहतर कर लें, इंडेंट्स बेहतर कर लें इसके। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके OL की जगह UL कर दूं
तो ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, विच मीन्स कि इसमें नंबर बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे बल्कि बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उसमें फर्दर स्टाइलिंग है कि बुलेट आपने राउंड रखना है, उसको स्क्वायर करना है, एरो करना है, या कोई आइकन डालना है वहाँ पे। वो सारी चीज़ें फिर हमारी CSS स्टाइलिंग के अंदर आ जाएंगी। फाइल को अगर मैं सेव करूँ और अपने ब्राउज़र को दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो नीचे आपके सामने ये चीज़ें आ गई हैं कि हमारा जो पहला वाला था, क्योंकि वो ऑर्डर्ड लिस्टिंग था तो उसमें 1 2 3 के पॉइंट्स आए हैं। जैसे जैसे आप लिस्टिंग ऐड करते जाएंगे ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। और ये जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें राउंड आपको डिस्क नज़र आ रही है। CSS के अंदर ये डिस्क या इसकी जो भी स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप स्क्वायर करना चाहें, इसकी जगह कोई आइकॉन इंसर्ट करना चाहें, इसकी जगह कोई हॉलो सर्कल करना चाहें, वो स्टाइलिंग के अंदर स्काई इज़ द लिमिट। और उसकी जो डिटेल्ड CSS है वो जब हम वेबसाइट डेवलप करेंगे उसमें हम उसको मज़ीद देखेंगे। जनरली जो CSS के अंदर लिस्टिंग बनती है वो इसी तरह क्रिएट की जाती है। और मेजॉरिटी आपके जो मेन्यू आइटम्स हैं ना, जो नेविगेशन हमने ऊपर बनाई है, ये मोस्टली अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू बनती है, जिसमें बुलेट पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं हम। तो ये जब हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट में आएंगे इसी कोर्स के एंड में, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा एडवांस लेवल पर बताऊँगा। HTML के अंदर आप एक टर्म सुनेंगे सेमांटिक और नॉन सेमांटिक। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर सेमांटिक टर्म्स बहुत यूज़ होंगी। HTML के अंदर कोई भी ऐसी जेनेरिक टैग जैसे कि div है, span है, पैराग्राफ का जो टैग है p, ये सब नॉन सेमांटिक टैग्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। सेमांटिक टैग्स बेसिकली इन्हीं डिव्स को, अगर हम बजाय डिव का वर्ड यूज़ करने के लिए अगर हम हेडर बना रहे हैं तो हम उसको हेडर लिख देते हैं, नेविगेशन को डिव की जगह nav लिख देते हैं, और जो भी हम सेक्शंस बना रहे हैं उसको सेक्शन लिख देते हैं, फुटर को हम फुटर लिख देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है और आप इसको क्यों यूज़ करेंगे? एक तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है वेबसाइट को कोड को लिखने का, डेवलप करने का, एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने का। अगर आप हमारे इस वक्त जो करंट index.html के कोड में आए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा हर चीज़ डिव्स के अंदर है, विच इज़ अ फाइन वे ऑफ कोडिंग। लेकिन क्योंकि अब मॉडर्न डे के अंदर प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं सिमेंटिक लैंग्वेज, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सेगमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको इसी index.html के अंदर इसको सिमेंटिक एलिमेंट्स के साथ कोड करके बताता हूँ। जैसे अगर आप हेडर यहाँ बना रहे हैं, हमें पता है कि हमारा लोगो और हमारी नेविगेशन ये आ रही है हेडर के अंदर। अगर हम इसको नॉन सिमेंटिक वे के अंदर करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिव, और हम उसको क्लास दे देंगे हेडर की, क्योंकि हम हेडर की क्लास इसलिए देंगे कि अगर हमने उसमें कोई स्टाइलिंग करनी है या कुछ डिफरेंट करना है, और हम डिव को क्लोज कर देंगे। दिस इज़ द नॉन सिमेंटिक वे ऑफ डूइंग दिस। और अगर आप इसी को सिमेंटिक एलिमेंट के मेथड से करना चाहते हैं तो आप इस पूरे का नाम हेडर कर देंगे, और जिसकी क्लोजिंग टैग है उसका नाम भी हेडर कर देंगे। डिफरेंस अभी कोई भी नहीं पड़ेगा, बट ये जनरली आपका जो कोड है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा, ओवरऑल प्रोफेशनल ज़्यादा लगेगा, और यही मॉडर्न डे डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। अच्छा, फिर इसका CSS पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? अभी मैं इसको सेव करके अगर आपका कोड जो हमारा HTML की फ़ाइल है उसको रिफ़्रेश करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि इससे अभी तक हमने ऐसा कोई डिज़ाइन एलिमेंट कोड नहीं किया जिससे कोई डिफरेंस पड़े। जब हम CSS में जाएंगे अपने, तो हम कोई डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये एक डायरेक्ट एलिमेंट है। तो हम सीधा हेडर लिखेंगे और हेडर के स्टाइलिंग करना शुरू कर देंगे। लेट्स से हम हेडर की विड्थ 75% करना चाहते हैं, हम हेडर को एक बॉर्डर देना चाहते हैं, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर है, सॉलिड है, और लेट्स से ग्रे कलर का है। अगर मैंने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दी हैं, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आपके सामने 75% ऑफ द स्क्रीन की विड्थ हो गई है और उसके बाद बॉर्डर आ गया। इसको सेंटर भी कर लेते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। आपको याद है कि लेफ्ट जो सेकंड एलिमेंट होता है ये लेफ्ट और राइट को डिफाइन करता है, फर्स्ट एलिमेंट टॉप और बॉटम को डिफाइन करता है। हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा। अब हमारे कोड के हिसाब से हेडर सिमेंटिक एलिमेंट बन गया है, और हमारे कोड के अंदर ये एक प्रोफेशनल फील दे रहा है। इसी तरह हम नीचे जब आएंगे सबसे अपने बॉडी के टैग से पहले, तो हम फुटर एक बनाएंगे जो हमारी वेबसाइट का लास्ट पार्ट होगा। फुटर का टैग ओपन, फुटर का टैग क्लोज। इसके अंदर मैं अगर सिंपल P टैग में लिख दूँ कॉपी राइट्स
2021 और पी का टैग क्लोज। इसको सेंट्रल अलाइन करते हैं, तो इसमें क्योंकि हमारा फुटर सिंपल है तो हम इसी फुटर का जो सिमेंटिक एलिमेंट है इसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे सारी। वी वांट द कलर टू बी वाइट और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस पूरे डिव को जो सेक्शन है फुटर का इसको भी हम सेंटर मार्जिनलाइज करेंगे। उसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड है वो कोई डार्क एलिमेंट दे देते हैं। आप अगेन अपनी उसी कलर्स वाली वेबसाइट पे जाएंगे और डार्क कलर कोई भी कॉपी कर लें, क्लोज, और अब अपनी इंडेक्स को आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सबसे बॉटम पे कॉपीराइट्स आ गया। इसमें पैडिंग ऐड कर दें। हमें टॉप और बॉटम पे पैडिंग चाहिए तो 20 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये हमारा हेडर से लेके फुटर तक एक कंप्लीट लेआउट जिसमें सारे आपको टैग्स पता चले वो क्रिएट हुए हैं। सिमेंटिक टैग्स के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग मतलब मेन एलिमेंट है, मार्क है, नेविगेशन है। नेविगेशन हम यूज़ करेंगे अपनी जो हमारा मेन्यू आइटम है जिसमें अभी हमने अगर आप देखें तो डिव ही यूज़ किया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो एन ओके अप्रोच, बट इवेंचुअली आई वांट कि आप सिमेंटिक एलिमेंट स्टाइल प्रोग्रामिंग अडाप्ट करें क्योंकि इस वक्त प्रोफेशनली भी वही बेहतर लगता है और आप जब कोड किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो अगले के लिए उसकी रीडेबिलिटी आसान हो जाती है। अब हम इस कोर्स के तकरीबन फाइनल सेगमेंट के अंदर हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा फॉन्ट्स और फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक वेबसाइट का एक ओवरऑल फॉन्ट डिफाइन नहीं किया हुआ। आप देख रहे हैं कि जो आपकी ब्राउज़र की अंदर वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है जिसको हम बॉडी कहते हैं, उसमें आपको यहाँ पे मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं, गैप्स हैं, फॉन्ट कोहेरेंट नहीं है, डिफाइंड नहीं है, कोई एक स्टाइल नहीं है वेबसाइट का। अभी तो हम एक्चुअली टैग्स सीख रहे हैं, बट अभी हमें पूरी जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाएंगे बहुत। बट हम इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे अपनी फॉन्ट से, अपनी फॉर्मेटिंग से, जो एक सबसे पहला स्टेप होता है किसी वेबसाइट का। हम अगर अपनी CSS के अंदर आएँ तो बॉडी के अंदर आप देखें हमने सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, एक लाइट ग्रे टिंट सा है। हम इसमें 2-3 चीज़ें अब और ऐड करेंगे। सबसे पहले आप देखें ये मार्जिन्स और पैडिंग आपको ख़त्म करनी है, जो एक गैप्स आ रहे हैं उसके लिए आपने ये डिफ़ाइन कर देना है कि जो हमारी वेबसाइट की मेन बॉडी है उसमें टोटल मार्जिन 0 होगा और पैडिंग भी 0 होगी। जब आप इसको सिंगल टाइम लिखते हैं 0 पिक्सल्स या जो भी 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, तो ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सबके लिए 0 हो जाता है। जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये पहला वाला जो पार्ट है ये टॉप और बॉटम के लिए होता है, लेट्स से इसको 10 में लिख देता हूँ। दूसरा पार्ट लेफ़्ट और राइट के लिए होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये इसको इस तरह से लिख लें या सिंगल 0 लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि हम चारों साइडों को 0 करना चाहते हैं तो फिर हम रिपीटेशन नहीं करते। और अगर आपने चारों को अलग अलग करना है तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें पहला टॉप का होता है, ये राइट का होता है, फिर बॉटम का होता है, फिर लेफ़्ट का होता है। तो जब हमने सबको 0 करना होता है तो फिर हम बॉदर नहीं करते कि हम मल्टीपल टाइम्स लिखें, हम एक ही दफ़ा 0 लिख देते हैं। CSS उसको ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर देता है कि चारों साइड्स प्रोग्रामर कह रहे हैं कि 0 करनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ाइन करनी है। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो भी फ़ॉन्ट चल रहा है, जो भी ब्राउज़र ने उठाया है, हम हेल्वेटिका चाह रहे हैं, एक पॉपुलर फ़ॉन्ट है, डिसेंट फ़ॉन्ट है। दूसरा हम चाह रहे हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो 12 हो। अब ये जो 12 है ना, ये बेसिकली सारे पैराग्राफ के टैग्स, सारे ऐसे टेक्स्ट जिनको कोई टैग असाइन नहीं हुआ होगा उनको 12 करेगा। जो आपकी हेडिंग्स हैं H1 H2 H3 उनका उसके साइजेस डिफरेंट होंगे। इसको सेव करके जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो अब ओवरऑल देखें हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ये गैप्स ख़त्म हो गए हैं और एक वेबसाइट एक रिलेटिवली बेहतर लुक में आ गई है। अब इसके बाद हम अपने कोर्स के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम एक पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे, उसका लेआउट देखेंगे कैसे बनता है, उसका हेडर, उसका कंटेंट सेक्शन, उसका फुटर और इनर पेजेस को। हमने इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस किया है कि आपके टैग्स किस तरह से होते हैं, आपकी CSS कैसे लिंक की जाती है, हेड और बॉडी का डिफरेंस, आपके सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स, आपके डिव्स, H1 हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, टेबल्स हमने डिस्कस किए, हमने लिस्ट डिस्कस की और ये सारी चीज़ें इस बेसिक कोर्स के अंदर कवर हो गई हैं। ये वो सारे टैग्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एक अब एडवांस वेबसाइट बनाएंगे और जिसमें हमें कोशिश करेंगे कि हम पहले एक लेआउट को डिसाइड करेंगे, डिज़ाइन डेवलप कराएंगे और उस डिज़ाइन को ट्रांसलेट करेंगे इनटू अ फंक्शनल वेबसाइट। HTML की एक वेबसाइट डेवलप करने से पहले मैं आपको रिस्पॉन्सिव के बारे में बताना चाहता हूँ।
पिछले कई सालों से, क्योंकि जिस तरह हमारे मोबाइल डिवाइसेस अब ज़्यादा पेनिट्रेट करते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, ओवरऑल आपकी जो ब्राउजिंग है वो एक मेजॉरिटी परसेंटेज मोबाइल के थ्रू हो रही होती है रादर देन अ पीसी। तो जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिव एलिमेंट ऐड हुआ। ये CSS का एक पार्ट होता है जिसके अंदर डिज़ाइन को मॉडिफाई किया जाता है एज पर द स्क्रीन साइज। अगर आप एक पीसी के ऊपर हैं तो आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड वेबसाइट मॉनिटर साइज में नज़र आएगी। अगर आप टैबलेट पे हैं तो उसका एक थोड़ा सा टोन डाउन, स्केल डाउन वर्जन आपको मिलेगा। और अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन मिलेगा जिसमें आपका जो मेन्यू है वो साइड पे छोटा बॉक्स बन जाता है, आपकी जो सारी वेबसाइट है वो वर्टिकली अलाइन हो जाती है और उसमें जो हॉरिजॉन्टल बार है वो ख़त्म हो जाती है। बैनर्स, इमेजेस मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। ये किया जाता है मीडिया क्वेरीज के थ्रू, और जो रिस्पॉन्सिव कोड CSS का होता है उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है, जिस तरह मैं अगर अपना कोड ओपन करूं तो ये जो हमारा पिछला सारे लेक्चर्स चले हैं इसी पे हमने डेवलपमेंट किया है। इसमें हेड के अंदर आपको याद होगा हमने सिर्फ दो चीज़ें ऐड की थी। एक हमने टाइटल ऐड किया था वेबसाइट का जो आपको टॉप ब्राउज़र पे नज़र आता था, दूसरा हमने स्टाइल शीट को लिंक किया था। इसके अंदर एक और लाइन हम ऐड करेंगे कि हम उसको बताएंगे कि जो आपका ओवरऑल जो वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं इसको हमने मोबाइल रेडी करना है, विच मीन्स कि हमने इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना है। इस लाइन को आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ही करेंगे। और आगे जाके हम जब एडवांस कोर्सेज के अंदर फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे जिसमें बूटस्ट्रैप आता है और भी अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है फ्रेमवर्क्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मज़ीद डिटेल से आएंगी। जब हम वेबसाइट अपनी डेवलप करेंगे तो मैं आपको वेबसाइट मोबाइल रेडी ही बना के दूंगा, इन द सेंस ये कि हम उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को साथ साथ कोड करेंगे तो वो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। ये जो लाइन है जब ये ऐड हो जाएगी आपके हेड के अंदर तो आपके ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो आपकी डेवलपमेंट है उसमें मीडिया क्वेरीज, उसके अंदर स्क्रीन डिपेंडेंट रीसाइजिंग होगी, स्केल डाउन होगा मोबाइल के ऊपर। अब उसमें मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताना चाहता हूँ कि एक तो डिफरेंस ये आ जाएगा कि जब आप ये वाली लाइन ऐड करते हैं तो जब आप मोबाइल वर्जन पे जाएंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल वर्जन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी, एज अपोज टू अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक पीसी वर्जन का स्केल डाउन आ जाएगा। ये जब अभी हम आगे प्रोजेक्ट अपना डेवलप करेंगे आपको इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मीडिया क्वेरीज का एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार, उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि जब आप CSS लिख रहे होते हैं तो हम CSS में एक क्लास डिफाइन करते हैं या हम सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, पेरेंथेसिस को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और उसके अंदर हम उसका कलर, बैकग्राउंड, साइज, विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग जो भी हमने उसकी चेंजेस करनी होती हैं वो स्टाइलिंग उसमें ऐड करते हैं। मीडिया क्वेरीज के अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है। लेट्स से अगर मेरी एक क्लास है हेडर की और मैंने लेट्स से हेडर के अंदर उसको डिफाइन करना है कि उसकी जो विड्थ है वो 100% है और सेमीकोलन, उसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड है वो लेट से रेड है। अब ये दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, ये फॉर ऑल टाइम हेडर ने 100% विड्थ और बैकग्राउंड रेड अटेन कर लिया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फ़ोन्स हैं, जो पुराने फ़ोन्स हैं जिनका 600 पिक्सल से कम है या जो उससे जो टैबलेट जो रेटिना स्क्रीन्स हैं या जो थोड़े से बेहतर फ़ोन्स हैं जिनकी रेजोल्यूशन हाई है वो तकरीबन मीडियम डिवाइसेस के अंदर फॉल करते हैं। तो मैं अगर लेट से चाहता हूँ कि मेरे अगर मीडियम डिवाइस मेरे पास आता है तो मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करते हुए अपनी CSS अपने कोड को बताऊँ कि मीडिया जब आपके पास एक एवरेज डिवाइस आएगा, स्मॉल स्क्रीन या टैबलेट जिसकी रेजोल्यूशन मिनिमम 768 पिक्सल्स होगी, तो मैं चाहता हूँ कि हेडर जो है वो मेरा बिहेव करे डिफरेंटली। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर फ़ोन्स हैं तो मेरा हेडर ब्लू कलर का हो, नंबर 2 उसकी विड्थ 80% हो, नंबर 3 जो भी मेरे हेडर के अंदर है वो अलाइन सेंटर हो जाए। अब इस केस के अंदर ये होगा कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट हेडर 100% होगा और रेड कलर का होगा। एनी रेजोल्यूशन जो मेरी पीसी की होगी, लार्ज डिवाइसेस होंगे, वो इसको नोट करेगा। जैसे ही मेरी रेजोल्यूशन 768 होगी, यानी कि मैं किसी मोबाइल पे आऊँगा या मैं छोटी स्क्रीन पे आऊँगा या मैं अपने ब्राउज़र को रीसाइज करके उसको
उसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, तो मेरे जो CSS है वो ये नहीं रीड होगी हेडर की, बल्कि जो इसके अंदर है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाएगी, वो इसको रीड करेगा। वो उसकी विड्थ को 80% कर देगा, उसको सेंट्रली अलाइन कर देगा और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेरी दोबारा लिखी है, बट जब हम इसको अभी कोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे जैसे हम कोड लिख के चेंजेस को जब देखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, वो आपको एक बेहतर क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है कोड। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी स्क्रीन है तो हम इस वाले कोड को कॉपी कर लेंगे और इसमें यहाँ पे हम लेट से चाहते हैं कि हेडर मज़ीद डिफरेंट बिहेव करे, तो हेडर का कोड इसमें कॉपी करके, और हम चाहते हैं कि सिर्फ इस दफ़ा इसका कलर बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। तो अब होगा क्या, क्योंकि हमने इधर विड्थ नहीं दी तो विड्थ वो पकड़ेगा मेन जो हमने विदाउट एनी मीडिया क्वेरीज हेडर की क्लास लिखी है वहाँ से वो अपनी विड्थ पकड़ेगा, यानी कि 100%। और जो कलर है जैसे ही 1200 की पिक्सल यानी कि बड़ी स्क्रीन आ जाएगी, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन आ जाएगी, तो वो उसका कलर को ग्रीन करेगा, ना कि ब्लू। तो अब 12 अगर छोटी स्क्रीन होंगी हमारी, जैसे एवरेज स्क्रीन हमारी लैपटॉप्स की होती हैं, तो ये इसको रेड कलर करेगा, 100% करेगा। लेकिन जैसी स्क्रीन बड़ी होगी तो दी ओनली डिफरेंस जो CSS इसको दे रहा है, जो हमने कोड किया है, वो ग्रीन स्क्रीन कर देगा उसको। सो ये मीडिया क्वेरीज की एक बेसिक मैंने आपको नॉलेज देना था। इसमें अभी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा डीप डिग करेंगे जब हम इस प्रोजेक्ट को कोड कर रहे होंगे, मोबाइल डिवाइस के साथ इसको सिंक कर रहे होंगे, स्केलिंग कर रहे होंगे, वो आपको मज़ीद क्लैरिटी और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी उसमें।